guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी सेमेस्टर 5 बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड फिलोसफी के सिलेबस के साथ। अब ये जो पर्टिकुलर राइटिंग है, दिस इज़ बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड नाउ वैसे तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन ऑब्वियस थिंग, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कास्टिज्म एंड द सिचुएशन इन इंडिया के बारे में। तो बेसिकली जो हिंदू धर्म था, ठीक है, हिंदू जो रिलीजन था, उसके बारे में बी आर अम्बेडकर बहुत ही डिटेल में बात करें। वो कह रहे अच्छा जो कास्ट सिस्टम प्रिवेल होता था ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कास्ट सिस्टम कैसा था कि बेसिकली जितने भी हिंदूज़ थे, सारे हिंदूज़ जो थे ना वो 4 कास्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जिसमें से ब्राह्मण्स को था विद्या शास्त्र यानी कि नॉलेज एंड लर्निंग एंड एजुकेशन। क्षत्रियास का काम था शस्त्र शास्त्र यानी कि फाइटिंग एंड प्रोटेक्शन एंड सेल्फ डिफेंस एंड बेसिकली लड़ना एंड प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दैट स्टफ। देन वैश्या का काम था अर्थशास्त्र, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, नो एंड शूद्रास जो थे वो सबसे लोअर रंग में थे, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उनको टच नहीं करने दे सकते थे, मतलब अनटचेबिलिटी थी कि अगर शूद्रास ने टच कर दिया तो अपर 3 कास्ट जो थी वो जाके अपने आप को पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी, ऑल दैट स्टफ। तो ये जो व्यूज़ है हम एक तरीके से ऑफकोर्स ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यूज़ हैं, जो कि उन्होंने कोशिश करी है काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनाने की, बट देन अगेन क्योंकि पर्सनल व्यूज़ है तो ये सब्जेक्टिव ही है। तो ये व्हाट अम्बेडकर थॉट अबाउट एंड जो उन्होंने बेसिकली जितनी स्टडीज़ करी है कास्ट सिस्टम एंड हिंदू रिलीजन के बारे में, उसके बारे में। तो कास्ट जो है ही सेज कभी भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी में नहीं रिजल्ट करती है कि कास्ट का काम क्या होना था, बेसिकली ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्राह्मण्स जो सबसे टॉप लेयर पे थे कास्ट सिस्टम के, सबसे हाईली रिवर्ड थे, उनका कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है ये सोसाइटी में इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाएगी, ठीक है, ये सोसाइटी को बेटर करेगी। कैसे? अगर ब्राह्मण जो है वो स्पेशलाइज किस में करते हैं, एजुकेशन में, उनके पास एजुकेशनल नॉलेज है, लर्निंग है। क्षत्रिय तो एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसने वो जो पर्टिकुलर कास्ट है, कास्ट के लोग हैं, वो उसी चीज़ में अपनी स्टडीज़ भी लेंगे। जैसे कि अगर कोई वैश्या है, वैश्या कास्ट को बिलोंग करता है, तो वो बहुत अर्ली एज से ही हमेशा से बिजनेस की नॉलेज रखेंगे एंड इन सब चीज़ों में अपनी मास्टरी करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि हर कोई जो इंसान अपना काम करेगा वो बहुत एफिशिएंसी से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। कास्ट ने रेस को इंप्रूव नहीं करा है, लोग को इंप्रूव नहीं करा है, लिविंग कंडीशन को इंप्रूव नहीं करा है। कास्ट ने एक काम जरूर किया कि कंप्लीटली हिंदूज़ को डिमोरलाइज कर दिया, डिसऑर्गेनाइज कर दिया। तो सबसे पहले हिंदू सिस्टम जो है, अब हम शुरू करते हैं कि कैसे क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि जो हिंदू है ये बेसिकली एक भ्रम है, हिंदूज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हिंदू खुद ही एक फॉरेन नेम है कि मोहम्मडन्स जब आए, जो मुगल्स मोहम्मडन्स जब इंडिया आए, उसके बाद से इन्होंने ये नाम दिया हिंदूज़। अपने आप से बाकी जो एग्जिस्टिंग लोग थे इंडिया में, तो उनको एक कॉमन नाम देने के लिए उन्होंने हिंदू एक नाम दिया। तो हिंदूज़ जो कि मोहम्मडन्स कितने अगेंस्ट है, खिलाफ है, उनको ये हिंदू नाम ही जो है वो मोहम्मडन्स ने दिया है। तो ये हिंदू नाम कहीं भी किसी भी संस्कृत टेक्स्ट में, किसी भी वेदास में कहीं पर भी नहीं आता है, और कभी उन्होंने कॉमन नाम के बारे में सोचा ही नहीं। मोहम्मडन्स से जिन्होंने हिंदूज़ को हिंदू नाम दिया, उसके पहले तो सब बिखरे हुए थे, कोई कॉमन इनका नाम ही नहीं था। तो उन्होंने कॉमन नाम के लिए इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो खुद कभी एक नहीं थे, एक कम्युनिटी नहीं थे। हिंदूज़ एक सोसाइटी की तरह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो क्या थे? बस एक बहुत सारी कास्ट का एक कलेक्शन थे। हर कास्ट जो थी वो बस अपनी कास्ट के बारे में सोचती थी, अपने उसके बारे में ही करती थी। कभी इन सभी कास्ट ने मिलकर ये नहीं सोचा कि हम सभी है, भले ही कास्ट है, लेकिन बिलोंग हम एक रिलीजन को या एक पर्टिकुलर हिंदू हम लोग हैं उसको बिलोंग करते, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी उस बारे में उस तरीके से उन्होंने रिगार्ड ही नहीं किया। हर कास्ट जो है वो बस अपने ही कास्ट में शादी करती थी, इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम्स जब राइट्स होते थे, हिंदू मुस्लिम के जब झगड़े होते थे, तो भले हिंदूज़ की पॉपुलेशन बहुत थी, लेकिन कभी भी एक कास्ट ने दूसरी कास्ट के साथ अपनी कोई आइडेंटिटी महसूस ही नहीं की, कनेक्शन ही नहीं देखा। तो जब मुस्लिम्स जो है वो किसी एक के ऊपर हमला करे, अटैक करे, तो किसी दूसरी कास्ट ने साथ आके कभी यूनिटी दिखाई ही नहीं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर यूनिटी या सोसाइटी एक यूनिट की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमेशा एक दूसरे से वो अपने आप को अलग करते थे। सो हर कास्ट जो है वो अपने आप में ही शादी करती थी, इसी वजह से इतने सारे डिफरेंट ड्रेसेस हैं, मतलब हर कास्ट की अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। और जो हिंदू था वो कैसा था? वो एक चूहे के बिल की तरह, चूहे के बिल में घुस के एकदम डर के रहता था। द आइडियल हिंदू मस्ट बी लाइक अ रैट लिविंग इन इज ओन होल, कि किसी दूसरी कास्ट के साथ उन्हें कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं करना था। बिल्कुल इस तरीके से वो रहते थे। एंड हिंदूज़ में एक कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड मतलब कि हम एक ही तरह के लोग हैं, इस तरीके की फीलिंग जो है वो हिंदूज़ में लैक करती थी। जैसे कि अगर सारे इंडियंस हैं तो इंडियंस अपने आप से कैसे रिलेट करेंगे कि हम एक ही तरीके के लोग, कैसे हम सभी इंडियंस हैं। या जैसे मान लेते हैं एक क्लास में स्टूडेंट है तो हम एक ही तरह के, कैसे हम सभी इसी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो वो एक यूनिटी वाली फीलिंग या वो एक ही काइंड को बिलोंग करने वाली फीलिंग कभी हिंदू में आई ही नहीं। हर हिंदू जो था वो बस अपने कास्ट से रिलेटेड था, बस अपनी कास्ट में ही वो एग्जिस्ट करता था। इसी वजह से हिंदूज़ कभी मिलकर एक नेशन या सोसाइटी फॉर्म नहीं कर पाए। तो जैसे बहुत सारे लोग जो है वो इसके अगेंस्ट भी बहुत क्रिटिसिज्म लेकर आते हैं कि पार्टीशन तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पार्टीशन
तो तब होगा जब कोई एक यूनिट एग्जिस्ट कर रही होगी. इंडिया एज अ कंप्लीट नेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो तो 565 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे. तो पार्टीशन हुआ कैसे जब एक इंडिया पूरा था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो बहुत सारे इंडियंस हैं जिनमें इतनी देशभक्ति, इतनी पेट्रियोटिज्म है कि वो कभी एडमिट ही नहीं करते हैं कि इंडिया जो था वो एक नेशन था ही नहीं, बस बहुत सारे लोगों का एक बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर रह रहे थे. तो ये चीज़ जो है, क्योंकि ऑफकोर्स विल हवर कंट्री, तो हम लोग कभी इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करते कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स ने कभी हमारा पार्टीशन नहीं किया, क्योंकि कभी हम एक थे ही नहीं. कभी हम ये एडमिट नहीं करते बिकॉज विल हवर कंट्री, और हमें दिखाना है कि या ब्रिटिशर्स ने ये सब किया है हमारे साथ. सो इसलिए तो एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कभी अपने आप को नहीं देखा. दे हैव इंसिस्टेड एट अंडरलाइन द अपरेंट डाइवर्सिटी देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी. हिंदूज हमेशा क्या कहते हैं कि भले हम कितने भी अलग है एक दूसरे से, कितनी भी हमारी वो है, लेकिन फिर भी हम सब में कहीं ना कहीं एकता, यूनिटी है, क्योंकि हमारी हैबिट्स, कस्टम, बिलीव्स, थॉट्स जो है वो सेम है. तो इसमें अम्बेडकर, क्योंकि हिंदूज ने क्लेम किया कि हमारी हैबिट्स हैं, बिलीव्स है, कस्टम्स है, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अच्छा सारे जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए, वो एक पर्टिकुलर गॉड को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक तरीके से हैबिट्स में, कस्टम्स में कहीं भी सिमिलैरिटी है. तो अम्बेडकर कहते हैं कि हैबिट्स, कस्टम, बिलीफ, थॉट में सिमिलैरिटी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कहीं भी यूनिटी आ गई या फिर आप एक सोसाइटी क्रिएट कर लोगे जस्ट बिकॉज आपकी हैबिट्स में या आपके कस्टम्स में, आपके ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है. ठीक है, इसका मतलब सिमिलैरिटी या फिर हैबिट्स को एक जैसा होना जो है वो सोसाइटी नहीं बनाता है, क्योंकि सोसाइटी तब नहीं बनती है जब लोग एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ इन द सेंस कि एक दूसरे के करीब रह रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपकी सिमिलैरिटी है हैबिट्स, कस्टम्स, थॉट्स में, तो men do not become a society by living in physical proximity any more than a man ceases to be a member of a society by living so many miles away from other men. तो एक सोसाइटी तब बनती है जब आप में वो यूनिटी वाली फीलिंग होती है कि आप एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हो. सिर्फ एक दूसरे के पास में रहना, साथ में रहना, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहने से आपकी आप एक सोसाइटी नहीं बना लेते. और उसी तरीके से जो सिमिलैरिटी, हैबिट्स, कस्टम्स, थॉट्स वगैरह में है, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है सोसाइटी बनाने के लिए. हम ये चीज़ें तो फिजिकली पास कर सकते हैं. मान लो एक एरिया के लोग हैं, अब उनका खान पान थोड़ा सा एक जैसा रहेगा, क्योंकि मे बी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी रहेगी, उनकी बहुत सारी चीज़ें, कस्टम्स वगैरह एक जैसे होंगे, क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. तो ये चीज़ें तो हम पास डाउन कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सोसाइटी बन गई, क्योंकि हो सकता है कि एक ग्रुप के हैबिट्स, कस्टम्स वगैरह दूसरा ग्रुप अडॉप्ट कर ले. और अगर दोनों ग्रुप्स में सिमिलैरिटी आने लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन सिटी जिसमें मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी है, जोग्राफिकल कंडीशंस एक जैसी है, हम कहीं ना कहीं पर एक शेयर्ड हिस्ट्री कहीं ना कहीं फील करते हैं, शेयर हिस्ट्री हम लोग एक तरीके से शेयर करते हैं. तो हैबिट्स, कस्टम्स में मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आ गई है. अब मान लेते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप, आधी सिटी जो है वो मूव करके कहीं और चली गई, एक नई जगह रहने चली गई, उन्होंने एक नई सिटी बना ली. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मतलब अलग सोसाइटी हो गया, समथिंग लाइक दैट. कि अगर एक सिमिलैरिटी है हैबिट्स और कस्टम्स में, सिर्फ वो एक इनफ रीज़न नहीं है एक सोसाइटी बनाने का. ठीक है, उसी तरीके से तो कल्चर क्या है, वो डिफ्यूजन से फैल जाता है. एक दूसरे को देख के कॉपी करने से हम कल्चर, हैबिट्स, कस्टम्स को कॉपी कर लेते हैं. तो हम देखते हैं कि यही एक रीज़न है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी हैबिट्स, कस्टम्स में हमेशा हमें एक सिमिलैरिटी दिखती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पास में रहते हैं, वो एक सोसाइटी की तरह रहते हैं. हम अगर देखेंगे कि जो जितने भी ट्राइब्स, ट्राइबल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, उनकी हैबिट्स में, उनके कस्टम्स में, उनके बिलीव्स में कि ठीक है सभी फॉरेस्ट को, नेचर को अपना गॉड मानते हैं, स्टफ लाइक दैट. लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उन ट्राइब्स में सिमिलैरिटी मतलब वो एक सोसाइटी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ सिमिलैरिटी होना, सिर्फ एक जैसा होना हैबिट्स, कस्टम्स का, ये रीज़न काफ़ी नहीं है एक सोसाइटी बनने में. तो कब एक सोसाइटी बनती है? जब एक सोसाइटी तब बनती है जब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो सभी में कॉमन हो, और टू हैव समथिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोजेसिंग थिंग्स इन कॉमन. सिमिलर थिंग और थिंग्स इन कॉमन में एक बहुत डिफरेंस होता है. सिमिलर थिंग मतलब एक जैसी होना, एक जैसा होना कि ये एक दूसरे से सिमिलर है. लेकिन थिंग्स इन कॉमन होना एक बहुत ही अलग चीज़ है. कैसे थिंग्स इन कॉमन? इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं कि इंडिया में साड़ी बहुत फेमस है, ओके, एंड मान लेते हैं कि लेट्स से जो एंशिएंट ग्रीक्स हुआ करते थे वो भी कुछ साड़ी जैसा पहनते थे, वो भी ऐसे पहले एक स्कर्ट जैसे रैप अराउंड करते थे, और उनकी भी एक शोल्डर से एक क्लॉथ जाता था जैसे साड़ी जाती. तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो एक सोसाइटी या वो है. उनमें क्लोथिंग में सिमिलैरिटी है, लेकिन वो दोनों कॉमन चीज़ें नहीं हैं. ओके, तो सोसाइटी जो है वो कैसे बनती है? जब कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के बीच में. और कम्युनिकेशन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए क्या होता है कि टू मेक इट कॉन्क्रीट इट इज़ नॉट इनफ इफ मेन एक्ट इन अ वे विच अग्रीज विद द एक्ट ऑफ अदर्स. कम्युनिकेशन के लिए कॉमन चीज़ों को कॉमन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्सन कर रहा है वैसा ही दूसरा करे तो वो कॉमन हो जाता है. तो ऐसा क्यों है? ये एग्जाम्पल प्रूफ दे रहे हैं अम्बेडकर कि ऐसा हम क्यों कैसे देख सकते हैं कि फेस्टिवल्स जो है, अलग अलग कास्ट जो है वो
सेम फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सेम फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो पैरेलल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स बाय द डिफरेंट क्लान्स हैव नॉट फाउंड देम इनटू वन इंटीग्रल होल, कि बस एक जैसा कुछ भी होने से, सिमिलैरिटी होने से कुछ नहीं होता है। फेस्टिवल्स तो सेम मना रहे हैं, सेलिब्रेट करने का तरीका सेम है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी उनमें यूनिटी नहीं आई, उनमें कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो एक सोसाइटी फॉर्म नहीं कर पाए। इसी वजह से क्या ज़रूरी है फॉर अ मैन टू शेयर एंड पार्टिसिपेट इन अ कॉमन एक्टिविटी, ताकि सेम तरह के इमोशंस आ सके, सिर्फ एक दूसरे को कॉपी ना करें, लेकिन एक सेम फीलिंग सभी के मन में आ सके। तो मेकिंग द इंडिविजुअल अ शेयरर और पार्टनर इन द एसोसिएटेड एक्टिविटी। तो जब हम एक इंडिविजुअल को अपने साथ एक एक्टिविटी में शेयर करवाते हैं, ताकि जब वो उस एक्टिविटी में सक्सेसफुल हो तो वो भी उस सक्सेस को फील करे, फेल हो तो वो भी उस फेलियर को फील कर सके, तब जाकर हम एक सोसाइटी बनते हैं। तो कास्ट सिस्टम ने क्या करा है कि उसने इतना तोड़ दिया है हिंदूज को, इतना डिसऑर्गेनाइज कर दिया है कि वो कभी एक कॉमन फीलिंग या शेयर्ड फीलिंग फील ही नहीं कर पाए, जिस वजह से वो कभी सोसाइटी बन ही नहीं पाए। तो हिंदूज जो है वो हमेशा कंप्लेन करते हैं आइसोलेशन की, कि कैसे वो हमेशा अलग है, और इसका रीज़न क्या देते हैं, मतलब वो एन एक्सक्लूसिवनेस ऑफ अ गैंग और अ क्लीक एंड ब्लेम देम फॉर द एंटी सोशल स्पिरिट। तो ये वो भूल जाते हैं कि उन सबसे ज़्यादा एंटी सोशल तो उनका खुद का कास्ट सिस्टम है, कि एक कास्ट जो है वो सेम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, सेम गॉड्स को मना रहे हैं, कास्ट जो है वो सेम गॉड्स को सेम गॉड्स की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें यूनिटी नहीं है। वो एक दूसरे को, उनके बीच में हेट्रेड की फीलिंग है, जैसे कि दे वन कास्ट एंजॉय सिंगिंग अ हिम ऑफ हेट अगेंस्ट अनदर कास्ट एज मच एज द जर्मन्स डिड इन सिंगिंग देयर हिम ऑफ हेट अगेंस्ट द इंग्लिश ड्यूरिंग द लास्ट वॉर। मतलब इतनी ज़्यादा हेट्रेड है कि बिल्कुल एक दूसरे को दुश्मनों की तरह वो ट्रीट करते हैं। हिंदूज़ का लिटरेचर जो है पूरी तरीके से कास्ट के ऊपर बेस्ड है, और ये बताने में कोशिश करते हैं कि कैसे एक कास्ट जो है वो उसका ओरिजिन बहुत अच्छा है, दूसरे कास्ट तो पता नहीं कैसे उसका ओरिजिनेशन हुआ है, कैसे उसका बर्थ हुआ है। मतलब खुद की कास्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ वो दूसरे की कास्ट को नीचा दिखाने में भी कोशिश लगी रहती है। मतलब ये हिंदूज़ जो नाम है ये सिर्फ एक मिथ है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे जो साहिद्री कांड है, एक बहुत ही एक इंस्टेंस है इस लिटरेचर का, कि अगर इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो एक कास्ट को इतना ज़्यादा वो कर रहा है कि वन कास्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत वो है, और दूसरी कास्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो एंटी सोशल जो ये स्पिरिट है ये सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं है, ये और भी ज़्यादा सब कास्ट में भी घुस गई है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि ब्राह्मण एक कास्ट है, ठीक है। अब ब्राह्मण्स में भी एक सब कास्ट बहुत सारी बन गई, गोलक ब्राह्मण्स, देवरुखा ब्राह्मण्स, करादा ब्राह्मण्स, पालशी ब्राह्मण्स, चितपवन ब्राह्मण्स। अब ये सारी जो है वो ब्राह्मण कास्ट की सब डिविजन है, सब कास्ट है। अब ये सब कास्ट में भी अपने आप में इतनी एंटी सोशल स्पिरिट बन गई, जो गोलक ब्राह्मण्स है वो देवरुखा ब्राह्मण्स को बिल्कुल अलग ही तरीके से देखते हैं, बस अपनी कास्ट को सही मान के दूसरे की कास्ट को गलत मानते हैं कि देवरुखा ब्राह्मण्स तो गलत है, गोलक ब्राह्मण्स हम ही सही है। ठीक है, एंटी सोशल स्पिरिट। नाउ दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। सो इट इज़ पॉसिबल। देखिए, जब हम फिलोसफी पढ़ रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है हम ऐसे फिलोसफर्स को के बारे में पढ़ते हैं जिनके व्यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लगते हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो इस वीडियो को व्यू करें, बट ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट फॉर अ सिलेबस पर्पस, ये रीडिंग हमारे सिलेबस में दी हुई है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वॉट अम्बेडकर थिंग्स अबाउट द कास्ट सिस्टम एंड द हिंदू सोसाइटी। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो बाकी हमें मिल जाएंगे थिंकर्स या ऐसे लोग हो सकता है मिल जाएंगे जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट लिखे हुए हैं, इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते हो। बट द एंटी सोशल स्पिरिट जो इनके बीच में प्रिवेल करती है सब कास्ट में भी, ये भी उतनी ही है जितनी ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के। मतलब वो ब्राह्मण के सब कास्ट, लेकिन वो इतने एंटी सोशल है एक दूसरे से दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो दे आर जस्ट एनिमीज ऑफ ईच अदर, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो इसमें कोई भी स्ट्रेंज बात नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर हिंदू कास्ट में, हिंदू सोसाइटी में। क्योंकि एक ग्रुप के सिर्फ खुद के इंटरेस्ट है और वो दूसरे ग्रुप के साथ पूरी तरीके से अपना इंटरेक्शन जो है वो तोड़ देती है। ये जो एंटी सोशल स्पिरिट है कि सिर्फ खुद के इंटरेस्ट को बचा के रखना है, ये हर कास्ट का अपना एक फीचर है। जो ब्राह्मण्स हैं उनका प्राइमरी कंसर्न, उनका मेन कंसर्न कि वो अपने इंटरेस्ट को बचा के रखे। नॉन ब्राह्मण्स का है कि वो अपने इंटरेस्ट को बचा रखे ब्राह्मण से। लेकिन अब ब्राह्मण्स में भी सब कास्ट बन गई है। जो हिंदूज़ है तो वो इसलिए सिर्फ एक असॉर्टमेंट ऑफ कास्ट नहीं कि बहुत सारे कास्ट मिलकर एक ग्रुप बन गया, लेकिन आपस में लड़ते हुए ग्रुप्स हैं। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, वो सिर्फ अच्छा, प्रॉब्लम व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू हाईलाइट, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि ये कास्ट एक दूसरे से अलग थे या एक दूसरे में यूनिटी फील नहीं करते, लेकिन यूनिटी के साथ साथ वो एक दूसरे को अपने एनिमी की तरह ट्रीट करते थे और एक दूसरे के इतने अगेंस्ट जाके काम करते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसने जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक था। एक और रीज़न है, एक और फीचर कास्ट का अम्बेडकर बताते हैं कि जैसे जो प्रेजेंट डे इंग्लिश के एंसेस्टर्स हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने on one side or the other in the Wars of the Roses and the Cromwellian War, but the descendants of those who fought on the one side do not bear any animosity. तो what he's trying to tell us is कि जो लड़ाई हो गई, जो वॉर हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो बैटल लड़ी गई, वो हो गया। लेकिन अब इनके जो आगे अभी प्रेजेंट जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे को अपनी एनिमी नहीं मानते। वो वॉर हो गया, वो वॉर खत्म हो गया। अब उनके बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं बची है, कोई दुश्मनी नहीं बची कि ओके ये उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हम क्रोमवेलियन है, वो रोजेज है, तो हम अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो हो गया। लेकिन कास्ट सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि जो अभी के नॉन ब्राह्मण्स हैं वो
ब्राह्मण्स को फॉरगिव ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा इंसल्ट करी है, चाहे वो शिवाजी की भी हो। शिवाजी तो बहुत ही वेल रिवर्ड वेल डिग्निफाइड पर्सन थे एक कास्ट के लिए। तो जो अभी के कायस्थास हैं वो अभी के ब्राह्मण्स को नहीं वो कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कास्ट सिस्टम की वजह से कि अब वो हो गया, उनके बीच में वॉर, उनके बीच में डिफरेंसेस, उनके बीच में फ्यूड खत्म हो गया, लेकिन उनके बीच में वो फ्यूड की फीलिंग, वो एनिमोसिटी, वो दुश्मनी की फीलिंग, वो डिफरेंस की फीलिंग अभी तक एग्जिस्ट करती है। मतलब अभी तक वो जो उनके एंसेस्टर्स एक दूसरे के खिलाफ थे, ये प्रेजेंट डे जो जनरेशन है ये भी अभी एक दूसरे के खिलाफ है। वो चीज़ अभी तक वो इन थॉट फॉलो कर रहा है। अभी एक्चुअल में कोई वॉर है नहीं, लेकिन वो इन थॉट, वो सोचने में वो वॉर अभी तक जारी है। तो अभी जो रिसेंट डिस्कशन हुआ अबाउट द एक्सक्लूडेड एंड पार्शली इंक्लूडेड एरियाज हैज सर्व टू ड्रॉ अटेंशन टू द पोजीशन ऑफ व्हाट आर कॉल्ड द अबोरिजिनल ट्राइब्स इन इंडिया। तो अब जो अबोरिजिनल ट्राइब्स है, ठीक है, अब जो हम अबोरिजिनल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, जिनकी नंबर जो थी लगभग 13 मिलियंस तक थी, ठीक है, 13 मिलियंस इज़ लाइक बहुत, इट्स नॉट टू मच आज की इसमें कंपेयर करें तो apart from the questions whether their exclusion from the new constitution is proper or improper, the fact still remains that these aborigines have remained in their primitive uncivilized state in a land which boasts of a civilization thousands of years ago. तो एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि जो ट्राइब्स थे इनका कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे मेंशन हो या ना हो, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स जिया करते थे हज़ारों साल पहले। ओके, तो इनमें से कईयों को तो क्रिमिनल तक, मतलब वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो आज के टाइम में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। 13 millions of people living in the midst of civilization are still in a savage state and are leading the life of hereditary criminals. But the Hindus have never felt ashamed of it. This is a phenomena which in my view is quite unparalleled. What is the cause of this shameful state of affairs? Why has no attempt been made to civilize these aborigines and to lead them to a more honorable way of making a living? The Hindus will probably seek to account for the savage state of the aborigines by attributing to them congenital stupidity. They will probably not admit that the aborigines have remained savages because they had made no effort to civilize them, to give them medical aid, to reform them, to make them good citizens. हो क्या रहा है? What Ambedkar is pointing at is कि प्रॉब्लम क्या हुई है कि हिंदूज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स कि हिंदूज ने कभी कोशिश ही नहीं की कि दूसरों को अपने साथ ला सके, अपने लेवल तक ला सके। मतलब उन्होंने कभी दूसरे का डेवलपमेंट सोचा ही नहीं। ओके, और जो क्रिश्चियंस आए इंडिया में और जो क्रिश्चियंस ने इन ट्राइब्स को एजुकेट करने की कोशिश की, सिविलाइज, आई वोंट यूज़ द वर्ड सिविलाइज क्योंकि मेरे हिसाब से सिविलाइज इज़ नॉट समथिंग कि इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर एंड सिविलाइजेशन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बट हाँ, कि क्रिश्चियंस ने जब उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, उनकी पोजीशन को बेटर करने की कोशिश की, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो हिंदूज़ को प्रॉब्लम होने लगी और वो सोचने लगे कि व्हाई आर द क्रिश्चियंस डूइंग दिस एंड सब थिंग्स लाइक दैट। तो सिविलाइजिंग द एबोरिजिन्स मीन्स अडॉप्टिंग देम एज योर ओन। और अम्बेडकर सिंह कि उनको अपना मान के उनके आसपास उनके बीच में रहना, उनके साथ एक फेलो फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग को शेयर करना, जो कि हिंदूज़ ने कभी नहीं की। हिंदूज़ कभी कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हिंदूज़ के लिए हमेशा क्या था, बस उनकी कास्ट एग्जिस्ट करती है और बस उन्हें कास्ट को ही बचा के रखना है, कास्ट के लिए ही वर्क करना है। तो वो अबोरिजिन्स के साथ, अबोरिजिन्स बेसिकली जो ओरिजिनल ट्राइब्स है जिनका बर्थ या जिनके कस्टम्स का बर्थ बेसिकली किसी कंट्री में, दैट इज़ अबोरिजिन्स। तो जब उनका कॉन्टैक्ट अगर वो इनके साथ करेंगे, सो दिस वुड बी वेरी अगेंस्ट देयर थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी हिंदूज़ के हिसाब से। तो हिंदू को ऐसा नहीं कि हिंदू को कभी हम सेंस ऑफ ड्यूटी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, भाईचारा सिखा नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाहे हम उनको कितनी भी ये सेंस ऑफ ड्यूटी बता दें, कितना भी कुछ करते, लेकिन जब बात उनकी कास्ट की आएगी, हमेशा उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स कास्ट हमेशा सबसे प्रायोरिटी के रहेगी। तो कास्ट जो हिंदूज़ के लिए है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो सैवेज थे, जो सिविलाइज नहीं थे, वो अभी भी सैवेज ही रह गए, वो सिविलाइज हो ही नहीं पाए क्योंकि हिंदूज़ ने हमेशा सिर्फ अपनी कास्ट को बचाने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि उन्होंने कभी इस बात का रिमोर्स भी नहीं किया, गिल्ट भी फील नहीं किया। उन्हें लगता है और आज भी मतलब उनको लगता रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ व्हाट इज़ राइट। हिंदूज़ ने कभी ये बात की इसको रियलाइज़ ही नहीं करा। ओके, तो उन्होंने क्या सोचा हिंदूज़ ने कि अगर ये सैवेज को सिविलाइज नहीं करेंगे, हम जैसे ट्राइब्स इस तरीके से रह रहे हैं, तो उनको कभी हार्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो हमेशा डेवलप स्टेट में रहेंगे, हमेशा सबसे बेटर रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम वो अपना कॉम्पिटिशन, आई एम सेइंग डबल कोट्स, नहीं बढ़ाना चाहते थे। ओके, अगर not only has the Hindu made no effort for the humanitarian cause of civilizing the savages, but the higher caste Hindus have deliberately prevented the lower caste from rising. ये चीज़ तो इट्स लाइक द स्टोरी ऑफ इंडिया, हर सेंस में, हर केस में, कि जो हिंदूज़, अपर कास्ट हिंदूज़ थे, उन्होंने कभी भी लोअर कास्ट को उठने ही नहीं दिया। यहाँ पर अम्बेडकर दो एग्जाम्पल्स देते हैं, एक है सोनार का और एक है प्रभुज़ का, पथारे प्रभुज़ का। दोनों कम्युनिटीज़ जो है वो महाराष्ट्र की वेल नोन कम्युनिटीज़ है। तो वो अपना ऑफकोर्स
स्टेटस बढ़ाना चाहते थे। सारी कम्युनिटीज़ को यही रहती है, हर ग्रुप को, हर कम्युनिटी को, हर सोसाइटी को ये इसी तरफ वर्क करते कि वो अपनी कम्युनिटी को रेज कर सके, बढ़ा सके। तो इन दोनों कास्ट, इन दोनों बेसिकली कम्युनिटीज़ ने क्या किया कि ब्राह्मण्स की कुछ अपना लेवल और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए ब्राह्मण्स की कुछ चीज़ों को कॉपी किया। तो सोनार्स जो थे वो अपने आप को देवैतनीय ब्राह्मण्स की तरह स्टाइल करने लगे थे और खुद धोतीस पहनने लगे थे, ठीक है। एंड धोतीस पहनकर और नमस्कार का यूज़ करने लगे थे, वो नमस्कार वर्ड का यूज़ करते थे जैसे कि देवैतनीय ब्राह्मण्स करते थे। तो अब फोल्ड करके जो धोती पहनने का एक स्टाइल है, फोल्डेड वे ऑफ वेयरिंग द धोती, और नमस्कार जो थे ये ब्राह्मण्स के लिए थे। तो ब्राह्मण्स को ये अच्छा नहीं लगा कि सोनार्स उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो अपने आप को कल्चरली एडवांस कर रहे हैं, वट एवर थिंग इज। तो पेशवास की अथॉरिटी के अंदर ब्राह्मण्स ने क्या करा, इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से एक सेटलमेंट निकाला। उन्होंने इशू करवाया कि सोनार्स जो कि बॉम्बे में रह रहे थे उनके अगेंस्ट उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया। सो देयर लेवल, व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से इज कि उनका लेवल इतना है कि अगर कोई उनके कॉपी करने की भी कोशिश करता है इतनी छोटी सी चीज़ में, बस एक नमस्कार और कपड़े पहनने के स्टाइल में, वो भी ब्राह्मण्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरी तरफ जैसे पाथवे प्रभुज जो थे, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए की कस्टम थी उनके अंदर ना, एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि ब्राह्मण्स क्या थे, वो तो विडो रीमैरिज के एकदम ही अगेंस्ट थे। और पथारे प्रभु एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि, अगर इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द कम्युनिटी नेम राइट, सो प्लीज़ बेयर विद मी इन दिस, क्योंकि इसका ये जो कम्युनिटी थी जो विडो रीमैरिज का सिस्टम था वो तो ब्राह्मण्स की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही अगेंस्ट था, क्योंकि ब्राह्मण्स में विडो रीमैरिज जो थी वो बिल्कुल वो नहीं थी। अभी विडो रीमैरिज जो थी वो एक तरीके से with the object of raising the status of the community, some Prathare Prabhu sought to stop this practice of widow remarriage. तो हुआ क्या कि विडो रीमैरिज का जो कस्टम था वो इनमें प्रेवलेंट था, प्रभुज में प्रेवलेंट था, लेकिन ब्राह्मण्स में ये प्रेवलेंट नहीं था, कम्प्लीटली फॉरबिडन था। तो ये एक ऐसा कस्टम देखा जाने लगा जो कि बहुत सोशली इंफीरियर लोग या लोअर कास्ट के या लोअर लोग में भी विडो मैरिज होती है। तो पथारे प्रभुज ने इनको कॉपी करने के लिए अपनी कास्ट में भी इसको मना कर दिया कि विडो रीमैरिज हम भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण्स फॉलो नहीं करते हैं जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी अपना स्टेटस इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है। तो पेशवाज ने तो दो कैंप्स में प्रभु डिवाइड हो गए, एक जो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, एक जो सपोर्ट नहीं करते थे। तो पेशवास के कंट्रोल में था उस समय, तो पेशवास वर इन रूल, तो पेशवास टुक द साइड ऑफ दोज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज एंड दिस वर्चुअली प्रोहिबिटेड द पथारी प्रभुज फ्रॉम फॉलोइंग द वेज ऑफ द ब्राह्मण्स। तो हिंदूज जो है वो क्या करते हैं कि मतलब द पॉइंट इज़ नॉट कि विडो रीमैरिज एक्सेप्ट हुआ या ना हुआ, द पॉइंट इज दैट कि ब्राह्मण्स ने इतना ज़्यादा डेके कर दिया था पूरा सिस्टम एंड पूरा थॉट एंड पूरा कल्चर कि जिन कल्चर्स में कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छी चीज़ें थी भी, वो उसको रिजेक्ट करके डाउनग्रेड करना चाहते थे। हिंदूज जब वो मोहम्मद इसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे अपना रिलीजन स्प्रेड किया। वो क्रिश्चियनिटी को भी इसी तरीके से रिडिक्यूल करते हैं कि उन्होंने भी मिशनरी वगैरह खोल के लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको फोर्स कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। लेकिन अब बात व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू टेल अस कि हु इज़ बेटर, मोहम्मद इज क्रिश्चियंस बेटर है जिन्होंने भले ही एंड हु अटेम्प्टेड टू थ्रस्ट डाउन द थ्रोट्स ऑफ अनविलिंग पर्सन्स फॉर द रिगार्डेड एज नेसेसरी फॉर देयर सैल्वेशन, की भले ही उन्होंने फोर्स किया कोई हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया जो मोहम्मदन्स एंड हिंदूज जो क्रिश्चियंस को लगता था कि ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो मोहम्मदन क्रिश्चियंस ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस स्प्रेड कराई जो भले ही उस समय सोसाइटी या रिलीजन के अगेंस्ट होगी, लेकिन उनके हिसाब से वो ज़रूरी था। लेकिन या फिर कौन बेटर है, मोहम्मदन क्रिश्चियंस या फिर वो हिंदूज जिन्होंने जानबूझकर डार्कनेस में रखा, जानबूझ के इस तरीके की कस्टम्स उसको फॉलो करते थे सो मोहम्मदन जो है वो अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदूज़ के साथ क्रूअल रहे हैं, और आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इफ़ द मोहम्मदन हैज़ बीन क्रूअल, the Hindu has been mean, and meanness is worse than cruelty. So what Ambedkar is trying to say is कि जो हिंदूज़ हैं, they were the worst, even worse than the Mohammedans according to Ambedkar. तो चाहे हिंदू रिलीजन जो है वो एक मिशनरी था या नहीं था, अब ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। कुछ को लगता है कि ये कभी मिशनरी रिलीजन नहीं था, कुछ को लगता है हिंदू एक मिशनरी रिलीजन था। जो हिंदू रिलीजन है वो एक समय पे मिशनरी रिलीजन था, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो था। इट कुड नॉट हैव स्प्रेड ओवर द फेस ऑफ इंडिया इफ इट वाज नॉट अ मिशनरी रिलीजन। तो मिशनरी रिलीजन बेसिकली क्या होता है, मिशनरी रिलीजन इज समथिंग जो अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अपने रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो अम्बेडकर इज सेइंग कि हिंदू एक मिशनरी रिलीजन था, तभी वो इतना स्प्रेड हो पाया, वरना वो इतना स्प्रेड नहीं हो पाता, उसकी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, इतने फॉलोअर्स नहीं होते। आज वो एक मिशनरी रिलीजन नहीं है, पहले वो ज़रूर था, एक समय पे था। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हिंदू एक मिशनरी रिलीजन था या नहीं था, क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द हिंदू रिलीजन सीज टू बी अ मिशनरी रिलीजन। वो पहले था, ये बात कंफर्म है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, लेकिन उसने बंद क्यों कर दिया मिशनरी रिलीजन बनना। तो अम्बेडकर का आंसर है कि जब कास्ट सिस्टम बढ़ने लगा तब हिंदूज़ ने मिशनरी रिलीजन होना बंद कर दिया। कास्ट जो है वो कन्वर्जन होने ही नहीं देता है। सो
inculcation of beliefs and dogmas is not the only problem which must that is involved in conversion. To find a place for the convert in the social life of the community is another and a much more important problem that arises in connection with conversion. तो हिंदू एक टाइम पे एक मिशनरी रिलीजन था, स्प्रेड हो रहा था, नए से नए फॉलोअर्स को अपने रिलीजन में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंद कब हुआ मिशनरी रिलीजन बनना? जब कास्ट सिस्टम बढ़ने लगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी कन्वर्जन को अलाउ नहीं करता, क्योंकि जो भी कन्वर्ट होके आएगा वो कहीं ना कहीं उस कन्वर्ट के लिए कास्ट को उस कम्युनिटी में एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, और कास्ट इसके बिल्कुल अगेंस्ट था. तो द प्रॉब्लम इज वेयर टू प्लेस द कन्वर्ट इन व्हाट कास्ट. प्रॉब्लम क्या हुआ? कास्ट सिस्टम बढ़ने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन हिंदू रिलीजन में आने के बाद वो किस कास्ट को बिलोंग करेगा ये खुद हिंदूज भी नहीं बता सकते थे. हर हिंदू के लिए ये प्रॉब्लम थी कि कौन सी कास्ट को वो बिलोंग करे. तो कास्ट जो है, कास्ट की मेंबरशिप जो है वो ओपन टू ऑल नहीं है. कास्ट ऑटोनॉमस है और उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है. नो अथॉरिटी एनीवे टू कंपेल अ कास्ट टू एडमिट अ न्यू कमर टू इट्स सोशल लाइफ. Hindu society being a collection of caste and each caste being a closed corporation, there is no place for a convert. क्योंकि हिंदू रिलीजन में, हिंदू सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट, और कास्ट में कहीं भी कन्वर्जन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर कास्ट के एक दूसरे से मिलती जुलती हैबिट्स है, कई जगहों पर नहीं है. तो अगर कोई कन्वर्जन करेगा टू हिंदू रिलीजन, वो किस कास्ट को बिलोंग करेगा ये बात किसी हिंदू को नहीं पता था. तो इट इज़ द कास्ट जिसने हिंदूज को स्प्रेड होने से बचाया. तो व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम सिर्फ बाकियों के लिए खराब नहीं है, जैसे कि पथारे प्रभु से सोनार्स की हमने एग्जाम्पल देखी, लेकिन खुद हिंदू रिलीजन, हिंदू सोसाइटी के लिए भी ये उतना ही खराब था. सो लॉन्ग एज कास्ट रिमेन, हिंदू रिलीजन कैन नॉट बी मेड अ मिशनरी रिलीजन एंड शुद्धि विल बी बोथ अ फॉली एंड फिटलिटी. अब हम बात करते हैं शुद्धि कि रीजंस जिसने शुद्धि को इम्पॉसिबल बना दिया हिंदूज के लिए, वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग संगठन इम्पॉसिबल. संगठन यानी कि एक यूनिटी, ग्रुप, कम्युनिटी फॉर्म करना, एक संघ, बेसिकली संगठन इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड संघ विच इज वन कम्युनिटी. तो संगठन का अंडरलाइंग आइडिया क्या है? टू रिमूव फ्रॉम द माइंड ऑफ हिंदू दैट टिमिडिटी एंड कावर्डिस विच सो पेनफुली मेकिंग फ्रॉम द मोहम्मदन सिख एंड which have led him to adopt the low ways of treachery and cunning for protecting himself. संगठन का आइडिया क्या है? संगठन बनाना मतलब कि एक यूनिटी की फीलिंग लाना, और यूनिटी के फीलिंग के साथ साथ एक ऐसी फीलिंग लाना कि येस यू हैव पावर, यू हैव स्ट्रेंथ, क्योंकि द अदर पर्सन इज विथ यू. जब दूसरा इंसान आपके साथ है, आपको पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो, जो अगर एक प्रॉब्लम है तो दूसरा वाला आएगा आपकी हेल्प करने के लिए उसी कम्युनिटी से, तब आप एक संगठन बना पाते, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज सो मच स्ट्रेंथ इन यूनिटी. तो मोहम्मडन्स जो थे, सिख्स जो थे, वो लोग अपने आप में संगठन बना पाए. जब भी उन पर कोई हमला होता था, एक सिख पे हमला होता था, तो पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी आ जाती थी उसको डिफेंड करने के लिए. ये संगठन हिंदूज में कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाई. तो सिख और मोहम्मडन में ये कहाँ से स्ट्रेंथ आई? वो कैसे ब्रेव बने, वो कैसे फियरलेस बने? एक सिख, एक मोहम्मडन के पास इतनी फियरलेसनेस कहाँ से है? उसके अंदर डर क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न, अम्बेडकर कहते हैं कि इसका रीज़न ये नहीं कि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो ताकतवर है कि अच्छा वो तो 10 किलो का डंबल उठा सकते हैं. दैट इज़ नॉट व्हाट द रीज़न इज़. कोई डाइट, उनके खाना पीना, उनका ड्रिल, उनकी एक्सरसाइज, उनकी रूटीन, ये सब उसका रीज़न नहीं है. ये स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि सिख को पता है कि अगर उसके ऊपर हमला होगा, वो डेंजर में है, तो बाकी सारे सिख आ जाएंगे उसकी हेल्प करने, उसकी प्रोटेक्शन करने. एंड सेम विद मोहम्मड्स को पता है कि अगर किसी एक भी मुस्लिम पे हमला होगा तो दूसरे सभी मुस्लिम्स आ जाएंगे उस मोहम्मडन, उस मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन हिंदूज के पास ये स्ट्रेंथ कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन पर कभी हमला हुआ, अटैक हुआ, तो कोई हिंदू नहीं आएगा उन्हें हेल्प करने के लिए. मतलब उनमें वो संगठन वाली फीलिंग है ही नहीं. इसलिए हिंदू जो है वो हमेशा कावर्ड रहा है. अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर वो हमेशा टिमिड रहा है. कावर्ड है क्योंकि उसे पता है वो फाइट करने से पहले ही सरेंडर करना था, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेला तो लड़ ही नहीं सकता. सिख और मुस्लिम हमेशा फियरलेस क्यों रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी पूरी कम्युनिटी है. तो ये जो है वो एक पर्सन को हेल्प करता है कि उसे जब पता है कि वो अकेला नहीं है, तो ही द पर्सन नोज कि वो किसी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ पूरी कम्युनिटी है, इतने हज़ारों लोग हैं साथ में खड़े होने के लिए. तो व्हाट इज इट दैट इनेबल्स द सिख एंड मोहम्मदन टू फील सो श्योर? और हिंदूज के पास ये फीलिंग क्यों नहीं है, और सिख और मोहम्मदन के पास ये यूनिटी वाली फीलिंग क्यों है? सो द डिफरेंस लाई इन देयर एसोसिएटेड मोड ऑफ लिविंग. एसोसिएटेड मोड ऑफ लाइफ जो कि सिख और मोहम्मदन प्रैक्टिस करते हैं, इससे फेलो फीलिंग आती है. एसोसिएटेड मोड ऑफ लिविंग मतलब जिस तरह से वो रहते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल का तरीका है, उससे एक फेलो फीलिंग यानी कि भाईचारे वाली फीलिंग प्रोड्यूस होती है. लेकिन हिंदूज़ के रहने के तरीके से भाईचारे फीलिंग नहीं आती है. तो सिख और मुस्लिम्स में हमेशा वो भाई वाली फीलिंग है. एक सिख जो है वो हमेशा कहता है कि एक सिख वन खालसा इज इक्वल टू 1.25 लाख मैन. वन सिख या वन खालसा, दे कॉल देमसेल्व्स खालसास. तो एक सिख या एक खालसा जो है वो 1.25 लाख आदमियों के बराबर क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि उसके एक के ऊपर हमला हुआ तो उसकी पूरी कम्युनिटी आ जाएगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मदन जो है वो पूरी एक मुस्लिम पूरी हिंदूज़ की भीड़ के बराबर है. तो डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्यों है भाई? ये कास्ट के कारण.
कि सिख और मोहम्मडन्स अपने आप को भाई मानते हैं, उनमें भाईचारे वाली फीलिंग है, हिंदूज़ में नहीं है। और हिंदूज़ में क्यों नहीं है? कास्ट के कारण। तो जब तक कास्ट है, हिंदूज़ कभी भी एक संगठन, एक यूनिटी नहीं बना पाएंगे, और जब तक संगठन नहीं बन पाएगा हिंदूज़ वीक ही रहेंगे, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो हिंदूज़ जो है, हम देखिए हाउ अम्बेडकर इज ट्राइंग टू कैरेक्टराइज द हिंदूज़ एंड हाउ इज ट्राइंग टू कैरेक्टराइज द कास्ट। उसके हिसाब से हिंदूज़ जो है वो कहते हैं कि दे आर वेरी टॉलरेंट पीपल, सहन शक्ति करने वाले लोग हैं, कि उनमें काफ़ी सहन शक्ति है। तो अम्बेडकर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, वो टॉलरेट करते हैं। ओके हो सकता है कई जगहों पर कि वो असहनीय हो जाए, वो ना टॉलरेट करें, लेकिन कई जगहों पर वो टॉलरेट करते हैं। और उसका रीज़न क्या है? वो टॉलरेट इसलिए करते हैं, अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर फाइट करेंगे, अगर उनमें इनटॉलरेंस रहेगी, वो फाइट करेंगे, आंसर बैक करेंगे, तो वो अकेले हैं, वो वीक है। तो द हिंदूज़ नो कि वो टॉलरेट इसलिए करते हैं, वो टॉलरेट करते हैं बिकॉज दे नो कि उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है टू फाइट। तो ये दिस इंडिफरेंस ऑफ द हिंदूज़ उनकी लाइफ का इतना, उनके नेचर का इतना बड़ा पार्ट बन गया है कि टॉलरेशन जो है, दैट अ हिंदू विल क्वाइट मीकली टॉलरेट एंड इंसल्ट एज वेल एज अ रॉन्ग, कि उनके साथ चाहे बुरा हो रहा हो, इंसल्ट कर रहा हो, वो टॉलरेट कर लेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि उन्हें पता है कि वो लड़के जीत भी नहीं पाएंगे, वो जिससे लड़ेंगे उसके पास तो पूरी कम्युनिटी है और वो हिंदू अकेला है। You see amongst them, to use the words of Morris, the great reading down the little, the strong heating down the weak, cruel men fearing not, kind men daring not, and wise men caring not. तो जो हिंदू है, with the Hindu gods all forbearing, it is not difficult to imagine the pitiable condition of the wronged and the oppressed among the Hindus. कि जो हिंदूज़ में भी, क्योंकि है जो लोअर कास्ट है वो हमेशा से पिटिएबल रही है, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन ऐसी कि उनको हमेशा से दबा के रखा गया है, उन्हें कभी भी प्रॉस्पर नहीं करने दिया, कभी डेवलप नहीं करने दिया, और लोअर कास्ट टॉलरेट करती रही, क्योंकि लोअर कास्ट को पता है कि उनके पास वो यूनिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करेंगे, हिंदू जो है लोअर कास्ट के, जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, उन्हें पता है कि उनके साथ कोई नहीं है। इनडिफरेंटिज्म इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज दैट कैन इन्फेक्ट द पीपल। और हिंदूज क्या है? इनडिफरेंट है। जैसे कि मॉरिस ने क्या कहा है, काइंड मैन डेयरिंग नॉट, वाइज मैन केयरिंग नॉट। So cruel men fearing not, kind men daring not, and wise men caring not. So it is basically indifference in the sense कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई इंसल्ट कर रहा है करने, तो वो टॉलरेट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास लड़ने की स्ट्रेंथ ही नहीं है। उनके ओपिनियन में ये जो इंडिफरेंस है अम्बेडकर के ओपिनियन, ये क्यों है? कास्ट सिस्टम की वजह से, जिसने कोऑपरेशन, जिसने संगठन को भी इम्पॉसिबल कर दिया। अब ये जो इंडिविजुअल असर्ट करता है अपने खुद के ओपिनियंस और बिलीव्स के बारे में, कैसे वो इंडिपेंडेंट है और उसका इंटरेस्ट जो है वो ग्रुप के इंटरेस्ट के ऊपर है, कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है ना वो कम्युनिटी इंटरेस्ट के ऊपर है, ग्रुप अथॉरिटी, ग्रुप इंटरेस्ट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल रिफॉर्म, हिज ओन इंडिपेंडेंस एंड इंटरेस्ट इज ओवर अगेंस्ट ग्रुप बैलेंस। लेकिन जहाँ पर हम रिफॉर्म की बात करते हैं, तो ये रिफॉर्म कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल ने तो मान लिया कि उसका इंटरेस्ट ग्रुप से ऊपर है, लेकिन ये रिफॉर्म कब पॉसिबल हो पाएगा? तब होगा जब ग्रुप इस चीज़ को अग्री करे कि हाँ, जो इंडिविजुअल है उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट से ऊपर है। अगर एक ग्रुप टॉलरेंट है, फेयर माइंडेड है ऐसी इंडिविजुअल से डील करने में, तो वो असर्ट करते रहेंगे एंड देन सक्सीड इन कन्वर्टिंग देयर फेलोज। अगर कोई ग्रुप है जो कि करेक्ट वे में जाके टॉलरेंट है, वो प्रॉपरली फेयर माइंडेड तरीके से कर रहा है, तो वो सक्सीड कर लेंगे कि एक इंटरेस्ट को समझाने में कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो ग्रुप इंटरेस्ट से ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक ग्रुप इनटॉलरेंट है, it does not bother about the means it adopts to stifle such individuals, they'll perish and the reform will die out. So newer caste has an unquestioned right to excommunicate any man who is guilty of breaking the rules of the caste, and when it is realized that excommunication involves a complete cessation of social intercourse, it will be agreed that as a form of punishment there is really little to choose between excommunication and death. तो जो इनटॉलरेंट ग्रुप है वो ये कभी रिफॉर्म होने ही नहीं देगा। वो क्या करेगा? ऐसे तरीके, सप्रेशन के ऐसे तरीके यूज़ करेगा कि वो इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, कोई रिफॉर्म होने ही नहीं देगा। तो जो इंडिविजुअल हिंदूज़ हैं उनके पास से कभी करेज ही नहीं आया कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को कास्ट के ऊपर रखने की कोशिश करते रहे। उनके लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, उनके लिए कास्ट हमेशा ऊपर रही है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से भी ऊपर। तो ये बात सही है कि एक मैन कैन नॉट गेट ऑन विद हिज फेलोज, लेकिन ये भी सही है कि वो उसके बिना नहीं कर सकता। हो सकता है कि उनके बीच में फेलोज के साथ उसकी मैन है जो नहीं इतना सोशेबल है जो भी, लेकिन वो बिना उसके फेलोज के नहीं कर सकता। If he cannot get it on, like to have the society, if he cannot get it on his terms, then he will be ready to have it on any terms, even amounting to complete surrender. अगर वो खुद की टर्म्स में, खुद की शर्तों पे जीवन नहीं जी सकता, तो वो कैसे रहेगा? अपने आप को, कम्युनिटी को कम्प्लीटली सरेंडर कर देगा। ये क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ करना चाह रहा है, और उससे अगर लग रहा है कि सोसाइटी जो है वो पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, तो उसे अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं सोसाइटी चाहिए।
तो एक कास्ट जो है वो हेल्पलेस मैन की हमेशा एडवांटेज लेने पर तुली रहती है, हमेशा उसकी एडवांटेज लेने के लिए तैयार रहती है, और क्या इंसिस्ट करती है कि पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया जाए कास्ट को। एक मैन जो है वो कंप्लीटली सरेंडर कर ले, तो कास्ट जो है वो हमेशा एकदम ईजिली अपने आप को कॉन्स्पिरेसी में ऑर्गेनाइज कर सकती है, एक ऐसी षड्यंत्र में ऑर्गेनाइज कर सकती है जिससे कि एक रिफॉर्मर जो किसी तरीके से चेंज लाने की कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरीके से वहीं के वहीं खत्म कर दे, जैसे कि वो रिफॉर्म नहीं कर रहा हो, वो भी क्राइम कर रहा हो। Even law gives each caste an autonomy to regulate its membership and punish dissenters with excommunication. Excommunication मतलब कि उसे बेसिकली सोसाइटी से बाहर निकाल देना, उसी से सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को स्टॉप कर देना। कास्ट इन द हैंड्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हैज बीन अ पावरफुल वेपन फॉर परसिक्यूटिंग द रिफॉर्म्स एंड फॉर किलिंग ऑल रिफॉर्म। कि कास्ट जो है वो इंडिपेंडेंट तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कास्ट को पावर और इंडिपेंडेंस दे रखी है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस के चलते क्या हो रहा है कि कास्ट कभी कोई रिफॉर्म ला नहीं पाया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया फॉर द पॉजिटिव, फॉर अ गुड चेंज। अब कास्ट का हिंदूज के एथिक्स में क्या असर पड़ा वो भी बहुत बुरा है। कास्ट ने पब्लिक स्पिरिट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसने सारी सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी को खत्म कर दिया है, पब्लिक ड्यूटी को, पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो हिंदू के लिए उसकी पब्लिक क्या है, उसकी कास्ट, बस वो अपनी कास्ट में ही रहकर सीमित रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी कास्ट है, उसकी लॉयल्टी उसकी कास्ट है। एक हिंदू के लिए सिर्फ जो कुछ है वो उसकी कास्ट है, तो वर्चू जो है वो कास्ट के भरोसे बैठ गई कि अच्छाई बुराई, गुड वैल्यू बैड वैल्यू, सब किसके अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग। चाहे पूरा नेशन, बाकी कास्ट, बाकी कम्युनिटीज उससे एग्री करे ना करे, बट अगर उसके कास्ट के अकॉर्डिंग कुछ गुड वैल्यू है तो वो उसके लिए गुडनेस है। तो एथिक्स जो हो गई है, जिसको रहना जितना चाहे उतना ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, वो इस कास्ट सिस्टम के कारण पूरी तरीके से सब्जेक्टिव हो गई है। देयर इज नो सिंपैथी टू द डिजर्विंग, देर इज़ नो अप्रिसिएशन ऑफ द मेरिटोरियस, चैरिटी टू द नीड, जो डिजर्व करता है, जो इतना लायक है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं है, जो नीडी है उसके लिए कोई चैरिटी नहीं है। इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके से कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी बची नहीं है, सब कुछ जो है बस वो कास्ट के ऊपर है। सफरिंग एज सच कॉल्स फॉर नो रिस्पॉन्स, देयर इज चैरिटी बट इट बिगिंस विद द कास्ट एंड एंड्स विद द कास्ट। चैरिटी भी होती है, दान दक्षिणा होती है, तो वो कास्ट से शुरू होकर कास्ट पर ही खत्म हो जाती है। सिंपैथी है लेकिन सिर्फ खुद के कास्ट के लोगों के लिए। तो एक हिंदू कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेगा कि एक अच्छा ग्रेट मैन, क्योंकि वो उसके कास्ट से बिलोंग नहीं करता है, तो वो कभी गुडनेस इन मैन को एक्नॉलेज ही नहीं करेगा, चाहे दूसरे कास्ट का कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए उसके ही कास्ट के लोग गुड अच्छे हैं। जैसे कि द केस ऑफ अ महात्मा अपार्ट, द आंसर मस्ट बी दैट ही विल फॉलो लीडर इफ ही इज अ मैन ऑफ हिज कास्ट। उसके लिए उसका लीडर कौन है, बस वही पर्सन जो उसकी कास्ट को बिलोंग करता है। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ ब्राह्मण की लीडरशिप फॉलो करेगा, कायस्थ सिर्फ कायस्थ की लीडरशिप फॉलो करेगा। मतलब अम्बेडकर कह रहे हैं कि सिर्फ कास्ट तक नहीं, सब कास्ट में भी, कि सब कास्ट के लोग भी अपने ही सब कास्ट के लोगों को फॉलो करेंगे। तो दूसरे कास्ट के लोगों को के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, ये सब कास्ट सिस्टम में है ही नहीं, कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं जब तक वो उस सेम कास्ट का नहीं है। तो पूरी की पूरी मोरालिटी क्या है, कास्ट मोरालिटी है। जो कास्ट कहेगा वही सही वही गलत, जो कास्ट कहेगी वही गलत वही अच्छा वही बुरा। कास्ट ही है जो हर चीज़ जो है वो डिसाइड करेगा। अगर वो कास्ट अग्री नहीं करता उस चीज़ से, तो फिर किसी को भी उस कास्ट के मेंबर को उससे अग्री नहीं करना है। तो अम्बेडकर इज सेइंग कि ही वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ सम ऑफ you have grown very listening to this item sale of these side effects which cars produce की अम्बेडकर himself is agreeing कि हो सकता है कि ये काफ़ी बोरिंग हो सकता है, काफ़ी वो हो सकता है कि यू आर लिसनिंग दिस ऑल द टाइम, बट इसमें कुछ नया नहीं है। तो अब व्हाट अम्बेडकर इज डूइंग इज कि वो उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ, कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द प्रॉब्लम। जो एक आइडियल सोसाइटी है, अगर मान लीजिए हमें कास्ट नहीं चाहिए, तो आइडियल सोसाइटी क्या है, आइडियल सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। क्यों ना हो, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी ये सभी ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी भाईचारे के अगेंस्ट तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। एक आइडियल सोसाइटी जो इसको मोबाइल होना चाहिए, बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए ताकि चेंज हो सके, मतलब वो इतना ओपन होना चाहिए कि वो उसमें चेंज आ सके, रिफॉर्मेशन आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। एक आइडियल सोसाइटी के लिए जो दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट होने चाहिए, एसोसिएशन के मोड्स होने चाहिए। मतलब कि एक सोसाइटी जब इतनी ओपन होनी चाहिए, कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, हर चीज़ उसमें होना चाहिए। तो सोशल एंडोस्मोसिस होना चाहिए बेसिकली। ये है फ्रेटर्निटी, कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है, जो कि डेमोक्रेसी का ही दूसरा नाम है। डेमोक्रेसी में यही सब होता है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन एक एसोसिएटेड लिविंग का फॉर्म है। साथ में रहना, साथ मिलकर रहना, नॉट साथ में रहना बट साथ में मिलकर रहना। को जॉइंटेड कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हो, इंटरेस्ट, ओपिनियन, अपने वर्क, अपनी हार्ड वर्क, अपनी सक्सेस, हर चीज़ को आप शेयर कर रहे हो। तो ये बेसिकली दूसरे पर्सन के लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग, रेवरेंस की फीलिंग, कि वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी भी इंटरेस्ट है, विशेज़ है, उसकी भी डिग्निटी, और हमें उसकी इंडिविजुअलिटी को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना हमें चाहिए। ये है फ्रेटर्निटी, जो कि डेमोक्रेसी से हमें मिलेगा। लिबर्टी भी बहुत अच्छी, मतलब लिबर्टी भी है समथिंग जो अम्बेडकर से कि बहुत ज़रूरी है। राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू लाइफ, लिव, हर तरीके से, मतलब लिबर्टी बेसिकली हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास राइट है टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। लिबर्टी के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन द सेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, टूल्स एंड मटीरियल्स,
जो कि हमें रहने के लिए ज़रूरी है, तो हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू टूल्स, राइट टू मटीरियल्स जो कि हमें रहने में हेल्प करेगी, वो भी लिबर्टी है हमारे लिए। एंड टू कीप द बॉडी इन ड्यू स्टेट ऑफ हेल्थ, राइट टू मेडिसिन, मेडिकल अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग। तो लिबर्टी, वाई नॉट अलाउ लिबर्टी टू बेनिफिट बाय एन इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट यूज ऑफ अ पर्सन's power? The supporters of caste who would not allow liberty in the sense of a right to life, limb and property would not readily consent to liberty in this sense, and as much as it involves liberty to choose one's profession, क्योंकि कास्ट क्या है, वो इतना ज़्यादा रिजिड है कि वो किसी दूसरे को अपना प्रोफेशन चूज़ करने ही नहीं देती है। आपको वही फॉलो करना है जो कास्ट ने आपको करने के लिए बोला, तो लिबर्टी है ही नहीं। तो ये एक तरीके से स्लेवरी हो गई, क्योंकि स्लेवरी सिर्फ सब्जेक्ट एंड रूलर के बीच में नहीं होता है, सब्जेक्शन का एक फॉर्म है स्लेवरी की। मतलब इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं एक पर्सन को कि आपको वही करना है जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक ऐसी स्टेट ऑफ सोसाइटी जिसमें कुछ लोगों को फोर्स कर दिया जाता है एक सर्टन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अपने कंडक्ट को सर्टन थिंग्स को एक्सेप्ट करना। ये कंडीशन कब आती है? इवन वेन देयर इज नो स्लेवरी इन द लीगल सेंस। लीगल सेंस में लॉ के हिसाब से कोई स्लेवरी नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कास्ट में लोगों को फोर्स किया जाता है कि आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। अब इक्वालिटी के लिए कोई ऑब्जेक्शन है? ये जो है हैज़ बीन द मोस्ट कंटेंशियस पार्ट ऑफ द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इक्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इक्वालिटी जो है उसके लिए ऑब्जेक्शंस जो है, एक ये है कि मैन इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात ज़रूर है कि अम्बेडकर इस चीज़ को इसके साथ एग्री करते हैं कि मैन इक्वल नहीं है, ये सिर्फ हर चीज़ को पता है। अब अम्बेडकर कहते हैं कि 3 तरह से मैन इक्वल नहीं है। पहला है फिजिकल हेरिडिटी। तो एक मैन की पावर जो है वो है फिजिकल हेरिडिटी, उसको अपने एंसेस्टर्स से, अपनी फैमिली हेयरलूम से क्या मिला है, उसके पास हर की फैमिली अलग लेवल्स पे होती है, स्टेटस पे होती है, वेल्थ उनके पास अलग होती है, पावर अलग होती है। तो फैमिली, फिजिकल हेरिडिटी, बॉडी, सोशल इनहेरिटेंस और एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल, फिजिकल हेरिडिटी इज बेसिकली उसकी बॉडी हेल्थ वाइज एंड उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके वैलर ब्रेक और ऑल दोस थिंग्स, फिजिकली वो कितना फिट है, अनफिट है, उसके लुक्स एंड एवरीथिंग, जो उसका बेसिकली बॉडी है एंड बॉडीली एवरीथिंग। सोशल इनहेरिटेंस सबका अलग होता है, उसको कैसी केयर मिली, कैसा एजुकेशन मिला, उसको पेरेंट्स से क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितनी नॉलेज मिली, कैसा इन्वायरमेंट में वो हुआ, कितना एफिशिएंसी आया वगैरह, और फाइनली उसके खुद के एफर्ट्स। तो 3 जगहों पर इनइक्वालिटी आती है। एक तो है फिजिकली, दूसरा है सोशली जो उसको अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिला, और तीसरा उसके खुद के एफर्ट्स अलग होते हैं। हर पर्सन अपने आप में अलग एफर्ट्स डालता है। तभी एक मान लीजिए एक क्लास है, उसमें भी सारे स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है, हर स्टूडेंट अलग ही एफर्ट्स डालता है। इन तीनों में मैन अनइक्वल है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें उनको अनइक्वल ट्रीट नहीं करना है। उनको अगर अनइक्वल ट्रीट करना है तो वो किस स्टैंड पॉइंट से ट्रीट करना है? उनके एफर्ट से ट्रीट करना है, उनके फिजिकल हेरिडिटी, उनके सोशल एंडोमेंट, उस बेसिस से, उनके कनेक्शंस, उनकी फैमिली, इस बेसिस से उन्हें अनइक्वल ट्रीट नहीं करना। उन्हें अनइक्वल क्यों ट्रीट करना है? क्योंकि उन पर्सन के एफर्ट्स अलग है। उन्हें फिजिकल या फिर सोशल एंडोमेंट से अनइक्वल ट्रीट करना मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट करना होगा। तो उन्हें अनइक्वल किस तरीके से ट्रीट करना है? उनके एफर्ट्स, जो ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है उसको ज़्यादा गेंस मिलने चाहिए, जो कम एफर्ट्स डाल रहा है उसको कम गेंस डालने चाहिए। अब एक और रीज़न है जहाँ पर, तो एक रीज़न तो ये है कि which forces that in the third aspect we should treat men equally, demands that in the first 2 aspects we should treat men as equally as possible। हमें क्यों करना है कि हमें पहले 2 एस्पेक्ट में, फिजिकली और सोशल एंडोमेंट्स के केस में उन्हें जितना हो सके उतना उन्हें इक्वल हमें करना है। अब एक और चीज़ है जो हमें इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक स्टेटमैन जो है, ऑफकोर्स उसके पॉलिटिशियन है, स्टेट्समैन है, लॉज जिसको बनाना है, उसके बहुत सारे लोग क्योंकि ऊपर फोकस होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो काम करता है। तो उसके पास इतनी टाइम और नॉलेज नहीं है कि वो हर किसी के फिजिकल और सारे डिफरेंट जितने एस्पेक्ट में वो अनइक्वल है सबके ऊपर फोकस कर सके। तो हमें एक पॉइंट उठाना है, हमें एक क्राइटेरिया उठाना है ट्रीटमेंट का, और वो क्राइटेरिया क्या उठाना चाहिए हमें कि जो जितना काम कर रहा है, जो इतने एफर्ट्स डाल रहा है, उसे उस हिसाब से उसका शेयर और फेयर मिलना चाहिए। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट, मान लो अगर हम सोशल एंडाउमेंट्स, फिजिकल हेरिडिटी, इन सब के चलते करने लगेंगे अगर हम अनइक्वालिटी, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस बन जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, उनके लिए काम करना एक मुश्किल होगा, एक स्टेट्समैन के लिए भी। तो और दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट्समैन, लेकिन ऐसे भी हमें लोगों को कैसे ट्रीट करना है इक्वली अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स दैट दे आर पुटिंग इन। सो अब हम थोड़े से अलग टेंजेंट पे आ गए हैं। व्हाट आर योर चांसेस ऑफ सक्सेस? अब देखिए, सोशल रिफॉर्म्स जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ में यानी अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं, यानी कि जो रिफॉर्मेशंस भी होते हैं सोसाइटी में वो अलग अलग टाइप के, जैसे कि एक टाइप के रिफॉर्म होता है जिसमें कोई भी रिलीजियस नोशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो सेक्युलर होता है, मतलब वो सेक्युलर होता है अपने कैरेक्टर में, जिसमें रिलीजन का कोई टेक पार्ट नहीं होता है। फिर एक टाइप के रिफॉर्म होते हैं जो कि लोगों के रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, जैसे रिलीजियस उसमें रिफॉर्मेशंस आते हैं, जैसे कि हमने देखा भक्ति मूवमेंट, या इस्लाम में हमने देखा सूफिज्म, ठीक है। फिर उसमें से ये जो है रिलीजियस नोशन वाले, इसमें 2 टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं। पहला जो है वो रिलीजन के बिल्कुल प्रिंसिपल्स के ऊपर होता है, और ये सिर्फ एक तरीके से लोगों को इन्वाइट करता है, ठीक है। एंड दूसरा जो है जो कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स को तो टच करता ही है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को अपोज करता है and invites people to depart from and to discard their authority and to act contrary to those principles, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्मेशन हो रहा है ये 2 टाइप के हो रहा है। एक में क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर बोल रहा है, इनवाइट करता है लोगों को कि यू कम एंड जॉइन द रिलीजन एंड स्टफ। दूसरा जो है वो उस रिलीजन के अगेंस्ट जाने की बात करता है।
कास्ट जो है इज द नेचुरल आउटकम ऑफ सर्टन रिलीजियस बिलीव्स व्हिच हैव द सैंक्शन ऑफ द शास्त्रास, कि कैसे शास्त्रों में कास्ट के ऊपर बात करी गई है। तो कास्ट एक रिलीजन से रिलेटेड चीज़ है, एक धर्म से रिलेटेड चीज़ है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, जिसको शास्त्र की परमिशन बेसिकली मिली हुई है कि शास्त्रों में ये बात कही है इसलिए हमें इसको फॉलो करना है। क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्र इस श्रुति, श्रुति मतलब कि जो कि रिवील करा है, खुद भगवान ने इसको रिवील करा है, ठीक है, कि कैसे सेजेस थे, उनको रिवील करा गया, भगवान की वाणी है, भगवान की एवरीथिंग। तो इसीलिए उनको डिसोबे नहीं कर सकते, वो खुद डायरेक्ट भगवान से बोला गया है और उसको करने से पाप होगा, सिन होगा, ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो अगर कास्ट का डिस्ट्रक्शन होगा, ये थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी इन द सेंस कि आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिफॉर्म है जो कास्ट को छोड़ने की बात कर रहा है, तो ये एक ऐसा रिफॉर्म होगा जिसमें रिलीजियस प्रिंसिपल्स को छोड़ के उनके अगेंस्ट बात करने की बात करिए। और लोगों को ये कहना कि आप कास्ट को छोड़ दो, अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाओ, शास्त्रों के अगेंस्ट जाओ, शास्त्र वो जिसमें भगवान ने जो बोला है वो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जाना, ये बहुत ईजी काम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि जो पहले और सेकंड स्पीशीज़ है जिसमें आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स की तरफ बात कर रहे हो, जिसमें धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे प्रिंसिपल जो रिलीजन से ना रिलेटेड है या फिर जो रिलीजन की तरफ ही बोल रहे हैं, ऐसे रिफॉर्म्स लाना ईजी है। लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आना जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हमें जाने का बोल रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि रिलीजन को हम सीधा गॉड, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ रिलेट करते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, आप पाप करोगे, आप हेल में जाओगे, आप नरक में जाओगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ये बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी पर्सन को थर्ड कैटेगरी में के उसमें कन्विंस करना। जैसे हमने विडो रीमैरिज का देखा, हमने सती प्रथा का देखा, ये सारे थर्ड कैटेगरी में फॉल करने वाले रिफॉर्म्स। और सिमिलरली कास्ट का डिस्ट्रक्शन जो है वो भी थर्ड कैटेगरी में फॉल करेगा। कौन सी कैटेगरी? कि हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रोडिक्टरी, उसके ऑपोजिट वो करो। तो सोशल ऑर्डर जो है वो हिंदूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट का ये डिवाइन बेसिस है कि कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो भगवान की बनाई हुई है। तो कैसे वो बोला जाता है कि कास्ट जो है वो ब्राह्मण जो है वो भगवान का सिर है, क्षत्रिय जो है वो भगवान के हाथ है, वैश्य जो है वो भगवान के पेट कमर वाला रीजन है, और शूद्रा जो है वो भगवान के पैर है। इसीलिए कास्ट को हटाना मतलब कि भगवान को नाराज करना जैसी बात हो जाएगी, ठीक है। और उसका मतलब कि शास्त्र वेदास जो कि इतने इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात हो जाएगी। अब क्यों अम्बेडकर इसकी बात कर रहे हैं, कैसे क्यों कास्ट को मिटाना है, डिस्ट्रॉय करना है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें प्रॉपर तरीके पता करना है और जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल यानी कि उस गोल तक अचीव करने से ज़्यादा, उस गोल को पता होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस गोल तक कैसे पहुंचना है, वो तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सही तरीके नहीं पता है, रियल तरीके नहीं पता है जिसको हम वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम जितने भी तरीके अपनाएंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए वो सारे गलत होंगे। जैसे अगर हमें उस रिफॉर्म तक पहुंचना है तो उस रिफॉर्म तक पहुंचने का हमें सही तरीका अपनाना होगा, सही वे अपनाना होगा, सिर्फ तभी हम उस रिफॉर्म को अचीव कर पाएंगे, वरना हमारे सारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो जाएंगे। तो सिर्फ हम अकेले ये चीज़ मतलब इस चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं कि वेदर हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमें उन तरीकों को अपनाना है जिसको वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगी, जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकेगी। उन तरीकों से लोगों को मनाने की कोशिश करना है। तो जैसे कि अब अम्बेडकर कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है ये टास्क इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्बेडकर बोले कि ऐसा क्यों नहीं है, क्यों उन्हें लगता है कि ये रिफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है? उसका वो बोलते हैं, अम्बेडकर बोलते हैं कि देयर आर मैनी रीजंस, एंड उनमें से कुछ की वो बताएंगे। पहला रीज़न है एटीट्यूड ऑफ हॉस्टिलिटी, क्योंकि ब्राह्मण्स ने हमेशा से इस क्वेश्चन की तरफ इतना रूड, इतना हॉस्टाइल बिहेवियर बताया है कि ब्राह्मण्स जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्राह्मण्स ने हमेशा इस तरीके से कास्ट के क्वेश्चन के ऊपर अपनी रूडनेस, अपनी हॉस्टिलिटी जताई है कि उनके लिए कास्ट को डिस्ट्रॉय करना वुड बी समथिंग इम्पॉसिबल। ओके, क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम फ्यूचर में ब्राह्मण्स को बना सके कि ये कास्ट सिस्टम हटाओ, कास्ट की बैरिकेड्स को तोड़ो, हमें यूनिटी दिखाना है, हम एक रिलीजन को करते हैं? अम्बेडकर सेज नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्यों कोई रीज़न नहीं है कि ब्राह्मण्स कभी इस चीज़ को अग्री करेंगे, कभी वो कास्ट सिस्टम को हटा सकेंगे? क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि दैट ब्राह्मण्स नो दैट द बेन ऑफ हिंदू सोसाइटी इज कास्ट। हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में होगा, ब्राह्मण्स रियलाइज करेंगे कैसे कास्ट सिस्टम जो उनकी सोसाइटी को वे डाउन कर रही है वो गलत है, एंड एज एन एनलाइटन क्लास कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडिफरेंट टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। की अब जब उनको ये न्यू फाउंड नॉलेज मिलेगी कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो इतनी गलत, इतना कॉन्ट्ररी वर्क कर रही है जो एक्सपेक्ट किया था उससे, तो वो फिर इस कास्ट सिस्टम को हटा देंगे। हम बोल सकते हैं कि जो सेक्युलर ब्राह्मण्स है, जो प्रीस्टली ब्राह्मण्स है, एटलीस्ट जो सेक्युलर ब्राह्मण्स हैं जो बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट वो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ये सब पॉसिबल है। मतलब व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से कि हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को तोड़ना मतलब सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा ब्राह्मण्स को, क्योंकि कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण्स हैं। सो अगर कास्ट सिस्टम हट जाता है तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो ब्राह्मण्स होल्ड करते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो पावर, वो अथॉरिटी
ब्राह्मण्स के पास से चली जाएगी। इसी वजह से इट वुड बी समथिंग इम्पॉसिबल कि ब्राह्मण्स खुद ही अपनी पावर डिस्ट्रॉय करेंगे, अपना प्रेस्टीज, अपनी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर बहुत मुश्किल है कि हम प्रीस्टली ब्राह्मण्स और सेक्युलर ब्राह्मण, प्रीस्टली ब्राह्मण्स मतलब जो बिल्कुल प्रॉपर उस कास्ट सिस्टम से जुड़े रहना चाहेंगे, जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और सेक्युलर ब्राह्मण्स जो इक्वालिटी की तरफ देखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अम्बेडकर बोलते हैं कि ये दो ब्राह्मण्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनमें ये डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, दोनों एक ही बॉडी के दो हाथ है, कि होगा दोनों के बीच में लड़ाई होंगे कि एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही उसका पार्ट है, तो चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले वो इस चीज़ को नहीं मिटा पाएंगे। ओके, तो नाउ वो एक कोट करते हैं प्रोफेसर डाइसी को इन हिज इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो speaking of the actual limitation on the legislative supremacy of parliament, Dicey says the actual exercise of authority by any sovereign whatever and notably by parliament is bounded or controlled by two limitations। कि दो limitations है जिससे कि parliament की power जो है वो control हो जाती है। पहला है external limitation, दूसरा है internal limitation। external limitation मतलब कि external limit or to the real power of sovereign consists in the possibility of certainty that his subjects or a large number of them will disobey or resist his laws. Internal limit to the exercise of sovereignty arises from the nature of the sovereign power itself. External मतलब what Dicey is trying to say is कि जो parliament है, ठीक है, जिसको सुप्रीम लेजिस्लेटर होना चाहिए, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, सुप्रीम डिसाइडिंग बॉडी होना चाहिए कंट्री में, उसकी पावर के ऊपर दो लिमिटेशंस है। पहला एक्सटर्नल लिमिट। एक्सटर्नल लिमिट मतलब कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो उसको ओबे नहीं करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरा लिमिटेशन इंटरनल लिमिटेशन की जो पार्लियामेंट या सॉवरेन की पावर है, जो रूलर की पावर है, वो पावर ही अपने आप में एक ऐसा फॉर्म ले लिया है उसने, वो ऐसे फॉर्म की है कि वो खुद ही अपने लिए एक लिमिट बन गई है। तो जैसे कि एक डिस्पोटिक रूलर्स, जैसे हमें पता है कि हिटलर एंड स्टालिन एंड एडोल्फ हिटलर एंड जोसेफ स्टालिन, ये सारे डिस्पोटिक रूलर्स हैं। तो जो डिस्पोट है वो भी जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, वो अपने कैरेक्टर में रह के करता है, मतलब कि वो उतनी ही पावर एक्सरसाइज करता है जो उसे पता है वुड वर्क, वुड एक्चुअली मतलब मेक एन इफेक्ट ऑन पीपल। तो वो अपनी पावर को सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के हिसाब से वो चेंज करता है। ठीक है, तो क्योंकि इंक्लूडिंग अंडर दैट हेड द मॉरल फीलिंग्स ऑफ द टाइम एंड सोसाइटी टू विच ही बिलोंग्स, तो वो उस टाइम उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहते हुए वो अपनी पावर को चेंज करता है। जो सुल्तान है, अगर वो चाहे तो भी पूरे मोहम्मदन वर्ल्ड, सारे मुस्लिम्स का रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से इज कि जो सॉवरेन है उसकी पावर भी लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उससे पता है कि उसे अपनी पावर को उतनी चेक में रखना है, उतनी लिमिट में रखना है कि उसके लोग एक्चुअली इस पावर को फॉलो करेंगे, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मान लीजिए जो मुस्लिम्स के लीडर है वो एक दिन आके बोले सारे मुस्लिम्स को कि आप चेंज कर लो अपना रिलीजन, वो भले ही सारे मुस्लिम्स का लीडर है, सारे मोहम्मदन्स को उसको फॉलो करना है, लेकिन अगर वो बोले कि आप जाके अपना रिलीजन चेंज कर लो टू हिंदुइज्म, टू क्रिश्चियनिटी और इवन टू सूफिज्म, वो नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज द इंटरनल लिमिटेशन। कि सॉवरेन की पावर भी जो है उसे उस सिचुएशन, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। तो सुल्तान्स पावर इज एटलीस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज द एक्सटर्नल लिमिटेशन। उसे वो ही डिसीजंस लेना है, उतनी ही पावर एक्सरसाइज करना है जितनी उसके सब्जेक्ट्स उसके साथ अग्री करेंगे। तो जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई द पोप डज नॉट इंट्रोड्यूस दिस या दैट रिफॉर्म, पोप ऐसा क्यों नहीं करते? पोप इज द हेड ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड, लेकिन पोप भी वो हर रिफॉर्म इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि पोप को पता है कि अगर उसके क्रिश्चियंस जो उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ही उस रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी पावर वुड बी यूजलेस, एवरीबडी वुड बी अगेंस्ट इट। तो ट्रू आंसर क्या है? दैट अ रेवोल्यूशनिस्ट इज नॉट द काइंड ऑफ मैन हु बिकम्स अ पोप। और जो पोप बन जाता है वो रेवोल्यूशनिस्ट नहीं बन सकता, मतलब वो इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। फॉर एग्जाम्पल जस्ट दिस, ये जो मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ ना, दे बेयर नो इफेक्ट ऑन द रियल वर्ल्ड। मैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होकर एग्जाम्पल्स नहीं देती हूँ, इट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि डिवोर्स इज समथिंग जो कि क्रिश्चियनिटी में फॉरबिडन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी आप डिवोर्स नहीं ले सकते। एक बार इफ़ यू हैव if you're married, you cannot divorce your partner, you cannot cheat your partner। अब चलो cheat तो ठीक है, that is fundamentally ethically wrong, लेकिन divorce is something जो कि हो रहा है आज बहुत vast numbers में हो रहा है। Christianity में this is forbidden, Bible में this is forbidden। Okay, now अगर for example Pope, if the Pope says, अब देखिए changing time के हिसाब से divorce is something which suits the society today। आज के टाइम में अगर एक ऑप्शन दिया जाए, okay, instead of being in a loveless marriage, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ मैरिज जो आपके साथ अब्यूज़ कर रहा है, आपके लिए बर्डन है, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, उसके इंस्टेड एवरीबडी वुड गिव यू द सजेशन दैट इट्स बेटर टू टेक अ डिवोर्स। लेकिन पोप कैन नॉट से दिस कि पोप कैन नॉट से हाँ यू टेक अ डिवोर्स। पोप कैन नॉट अग्री टू द आइडिया ऑफ अ डिवोर्स, नो मैटर वो सोसाइटी के लिए वो लोग, देखिए लोग तो ले रहे हैं, क्रिश्चियंस आर इनफैक्ट क्रिश्चियंस में डिवोर्स के रेट्स काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। तो क्रिश्चियंस डिवोर्स तो ले रहे हैं, बट द पोप कैन नॉट से दैट यस इट इज़ ओके फॉर यू टू हैव अ डिवोर्स, आप डिवोर्स ले सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि बाइबल में फॉरबिडन है। सो
इवन जो पोप है, नो मैटर हाउ मच ही अग्री विद द आइडिया, हाउ मच वट एवर, लेकिन स्टिल उसकी खुद की देर आर लिमिट्स टू हिज ओन पावर, उसकी खुद की कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के हिसाब से. ओके, सो दीज इक्वली अप्लाई टू द ब्राह्मण्स, जो कि वन कैन से विथ इक्वल टू दैट इफ अ मैन हु बिकम्स अ पोप हैज़ नो विश टू बिकम अ रेवोल्यूशनरी. एक मैन जो कि ब्राह्मण है वो मतलब एक पोप रेवोल्यूशनरी बन नहीं सकता और ब्राह्मण रेवोल्यूशनरी बनना नहीं चाहता, ब्राह्मण कोई रिफॉर्म लाना नहीं चाहता. ओके, तो अगर मतलब कि दिस इज़ अ वेरी वो वाली चीज़, बट एक मेटाफोरिकली उसको कैसे समझाने की कोशिश, या सिमिली जैसे उसको कैसे समझाने की कोशिश की गई है कि एक ब्राह्मण का रेवोल्यूशनरी बनना मतलब क्या होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये लॉ पास कर दे कि सारे ब्लू आइड बेबीज़ को मर्डर कर दिया जाए, विच इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्रिटेन में मोस्ट पीपल हैव ब्लू आइज, एंड ब्लू आइज बेबीज़ को टू बी मर्डर्ड इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट इमेजिनेशन, जस्ट वी नो इट कि ऐसा नहीं हो सकता. हम बोलेंगे कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि ब्राह्मण खुद रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं. हमें क्या, ब्राह्मण सी चीज़ करे या ना करे, हमें वो रिफॉर्म लेकर आना है, तो वेदर ब्राह्मण टेक पार्ट इन इट और नॉट, ये हमारा कंसर्न नहीं है. तो इसका कॉन्सिक्वेंस फॉर अम्बेडकर सेज होगा कि ब्राह्मण्स को एक्सक्लूड करना मतलब कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल क्लास को एक्सक्लूड करना, क्योंकि अगर हम काउंट देखें तो ब्राह्मण्स का मेन पर्पस वाज एजुकेशन. ना देखिए, एक चीज़ और हमें यहाँ पर रियलाइज़ करना है कि अम्बेडकर जब ये सब लिख रहे हैं, जब ये सब पेन डाउन कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग दिस लाइक आज की डेट से 80 ईयर्स अगो, आज की डेट से 100 ईयर्स अगो, नॉट 100 बट या 85 ईयर्स अगो. आज हमारी इंडिपेंडेंस को 75+ ईयर्स हो चुके हैं, and this has been written. So it's like आज से 70 years ago, 75 years ago जिस टाइम में अम्बेडकर ये लिख रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन एंड सोसाइटी वाज मच मोर डिफरेंट. आज इन टर्म्स ऑफ कास्ट हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, हमने डेवलपमेंट देखा है, हमने चेंज देखा है, दो इट स्टिल एग्जिस्ट, ये चीज़ें हैं आज भी, बट एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, भले ही स्लाइट इम्प्रूवमेंट, लेकिन ऐसे लॉज बने हैं, प्रैक्टिस में उसको लाया जा रहा है सोसाइटी में. आज से 75 years ago ये नहीं था. सो वट अम्बेडकर इज सेइंग, ये सब हमें बहुत एक्सट्रीम लग सकता है, अनबिलीवेबल लग सकता है, बट दिस इज समथिंग विच अम्बेडकर कुड रिलेट ड्यूरिंग हिज टाइम्स. उनके टाइम में अम्बेडकर इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते थे, हम नहीं कर सकते. सो इंटेलेक्चुअल क्लास उस समय की सिर्फ ब्राह्मण्स की, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण्स थे जिन्हें एजुकेशन लेना अलाउड था. वेदर यू एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ ग्रेट मैन एज मेकर ऑफ द हिस्ट्री, चाहे हम इसको अग्री करें या ना करें कि जो ग्रेट मैन होते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, एजुकेटेड क्लास होती है, वो सबसे इन्फ्लुएंशियल होती है. भले ही वो गवर्निंग क्लास होना हो, वो इन्फ्लुएंशियल होती है. इसीलिए उस क्लास का कोई भी रिफॉर्मेशन आएगा तो इंटेलेक्चुअल क्लास का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. इंटेलेक्चुअल क्लास ऐसी क्लास है जो कि फोर्स ही कर सकती है, इट हैज़ द पावर टू लुक इनटू द फ्यूचर, जो एडवाइस कर सकती है, लीड कर सकती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास के पास वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, वो मेंटल रिसोर्सेज होते हैं टू फॉर ऑल दैट. किसी भी कंट्री में जो मास है लोगों की, वो live the life of intelligent thought and action. In no country does the mass of the people live the life of intelligent thought. जो मास है that is not the intelligent class. Largely जो क्लास है, मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास की क्वांटिटी कम है, लेकिन जो मास है, जो ज़्यादा लोग हैं, जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें, वो फॉलो करेंगे उस स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल लोगों को. सो कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि पूरी कंट्री की, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर दिस इज, कि पूरी कंट्री की डेस्टिनी जो है वो उस छोटे से इंटेलेक्चुअल क्लास पे रेस्ट करती है. अगर इंटेलेक्चुअल क्लास ऑनेस्ट है, इंडिपेंडेंट है और डिसइंटरेस्टेड है, ऑनेस्ट है, इंडिपेंडेंट है, तो उसके साथ ये ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो इनिशिएटिव लेगा, वो प्रॉपर लीड करेगा जब भी कोई क्राइसिस आएगी. जैसे कि अगर इंटेलेक्चुअल क्लास उतनी ऑनेस्ट है, उतनी इंडिपेंडेंट है, तो वो प्रॉपरली लीड कर पाएगा कंट्री को. एक इंटेलेक्चुअल मैन एक अच्छा आदमी बन सकता है, लेकिन फिर वो उसके पास ये ऑप्शन भी है कि वो एक बुरा आदमी बने. मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास के पास उतनी इन्फ्लुएंशियल पावर होती है कि वो दूसरे को, वो मास को इन्फ्लुएंस कर सके. और उसी तरीके से एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो होती है कैन बी अ बैंड ऑफ हाई सोल्ड पर्सन्स. एक इंटेलेक्चुअल क्लास एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो लोगों की हेल्प करे, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जस्ट अपना इंटरेस्ट देखे, अपने लिए काम करे, सबको नीचे पुश करके खुद ऊपर उठे. ओके, तो व्हाट अम्बेडकर इज सेइंग कि हमारी कंट्री में इंटेलेक्चुअल क्लास है, कौन है? ब्राह्मण्स आर द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ आवर कंट्री. एंड दोनों केस में से द टू आर वन, इंटेलेक्चुअल क्लास एंड द ब्राह्मण्स, ये दोनों एक है हमारी कंट्री में. और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है शुड बी बाउंड विथ वन सिंगल कास्ट. ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है. व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से कि इंटेलेक्चुअल क्लास इसको बेसिकली स्प्रेड थ्रू होना चाहिए अमंग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट
रिलीजन्स, डिफरेंट जोग्राफिकल, जो जितनी डाइवर्सिटी इंटेलेक्चुअल कास्ट में होनी चाहिए उतनी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कास्ट के ऊपर फोकस्ड है, इसलिए वो सिर्फ एक ही कास्ट के इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस दिखाती है और पूरी कंट्री को वैसे ही लीड कर रही है। इस वजह से जो लीड हो रही है हमारी कंट्री वो सिर्फ एक क्लास की कास्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लीड हो रही है, ना कि कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब ऑफकोर्स इज़ वेरी बैड अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। ओके, लेकिन फैक्ट यही है कि ब्राह्मण्स जो है वो हिंदूज़ की इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर्म करते हैं। हिंदूज़ कौन है? मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। और सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, लेकिन हिंदूज़ एक्चुअली रिस्पेक्ट दी ब्राह्मण्स। जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मण्स को एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदूज़ को ये बोला जाता है कि ब्राह्मण्स कौन है? दे आर भूदेव्स दैट आर गॉड्स ऑन अर्थ। एंड अम्बेडकर ये को भी देते हैं कि वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु। द हिंदूज आर थॉट कि सिर्फ ब्राह्मण्स उनके टीचर्स हो सकते हैं। एक भगवान ऊपर है जो हेवन में है, एंड दूसरे भगवान ने जिसको अर्थ पे भेजा है लोगों को लीड करने के लिए वो है ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स बेसिकली अर्थ के गॉड्स है, अर्थ पे जिसको गॉड्स ने भेजा है एज गॉड्स एक तरीके से, ताकि वो बाकी सबको लीड कर सके। तो मनुस्मृति क्या कहता है? अगर ये पूछा जाए कि इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ द धर्मा विच हैव नॉट बीन स्पेशली मेंशन, द आंसर इज दैट विच ब्राह्मण्स हु आर शिष्टास प्रोपाउंड शैल डाउटलेस हैव लीगल फोर्स। कि सिर्फ वो ही ब्राह्मण्स जो कि उनके पास ही जो शिष्टाचार को फॉलो करते हैं, उनके पास ही लीगल फोर्स होना चाहिए। लीगल फोर्स इज द मेजॉरिटी फोर्स हमारे लिए, इन्फ्लुएंशियल फोर्स। तो यहाँ पर उन्होंने अम्बेडकर ने एक संस्कृत का श्लोक भी दिया है, इसको कहते हैं कि मनुस्मृति में किस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, कि यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशंकित। आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस विद्या। तो जब एक ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि पूरी कम्युनिटी को, पूरी हिंदू कम्युनिटी को लीड कर रही है, अगर वो खुद ही कास्ट को अपोज करेगी, कास्ट के रिफॉर्मेशन को अपोज करेगी, कास्ट को डिस्ट्रॉय करने में अपोज करेगी, तो ये चांस आना कि पूरा कास्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके चांस बहुत बहुत दूर है। वो क्लास सबको लीड कर रही है और वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते कि हमें कास्ट को हटाना है। दूसरा रीज़न कि क्यों, पहला रीज़न तो ये है क्योंकि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो लीड कर रहे हैं, वो मना करेंगे कास्ट को हटाने से, तो इसलिए कास्ट रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न कि क्यों कास्ट रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है वो ये है कि जो कास्ट सिस्टम है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले एस्पेक्ट में वो जो लोग हैं उनको कम्युनिटीज़ में डिवाइड करती है, कास्ट में डिवाइड करती है, फिर कास्ट सब कास्ट में ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में ब्रेक डाउन होती है। उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वो इन कम्युनिटीज़ को एक ग्रेडेड ऑर्डर में, यानी एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक, बेसिकली एक स्केल में, एक लीनियर उसमें प्लेस करती है, एक ऑर्डर में प्लेस करती है, सोशल स्टेटस में प्लेस करती है कि कौन सी कास्ट किसके ऊपर है और कौन सी कास्ट किसके नीचे है। तो हर कास्ट जो है वो प्राइड भी लेता है, वो कॉन्सोलेशन भी लेता है। प्राइड इसलिए क्योंकि जितने नीचे उसके जितनी बाकी कास्ट उसके नीचे है वो उसमें प्राइड लेता है कि मैं इतनी कास्ट से ऊपर हूँ, इतनी कम्युनिटीज से ऊपर हूँ। लेकिन कॉन्सोलेशन इस फैक्ट में कि मेरे ऊपर भी इतनी सारी कम्युनिटीज़ और कास्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका एक आउटवर्ड मार्क क्या होगा इस ग्रेडेशन का, कि सोशल और रिलीजियस राइट्स में भी ग्रेडेशन है, कि किसके पास कितनी राइट्स है उसमें भी ग्रेडेशन है। जैसे कि हमने बात की थी कि शूद्रास को अलाउड नहीं था आप टेम्पल्स में एंटर करना, टेम्पल्स में विजिट करना, तो इसमें भी ग्रेडेशन है, इसमें भी नंबरिंग है, उनके किसके पास कितनी राइट्स है, सोशल राइट्स है, किसके पास कितनी रिलीजियस राइट्स है। जैसे कि ब्राह्मण्स ने एक तरीके से अपने ऊपर राइट्स ली थी कि सिर्फ एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण्स को मिल सकती है, एक सोशल राइट है, तो जितनी अपर कास्ट उसके पास उतनी ज़्यादा राइट्स। ओके, तो टेक्निकली स्पोकन ऑफ एन अष्टधिकारास एंड संस्कारास, तो जितनी ज़्यादा हायर ग्रेड होगी उतनी ज़्यादा राइट्स होगी, जितनी कम ग्रेड होगी उतने कम राइट्स होंगे। अब इस ग्रेडेशन के चलते ये स्केलिंग जो हुई है, जो नंबरिंग हुई है, ये एक कॉमन फ्रंट नहीं ले आ पाता है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, एक कॉमन ग्रुपिंग नहीं ला पाता है कि हम सबको, क्योंकि ऑफकोर्स अब मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसके नीचे, जो भले ही चले मान लीजिए मिडिल ऑफ द स्केल है, तो एटलीस्ट इस चीज़ में तो प्राइड ले ही रही कि उसके नीचे सर्टन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर कोई कास्ट क्लेम करती है कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में हम खा पी सके, एक दूसरे के साथ बैठ उठ सके, एक दूसरे के कास्ट में शादी कर सके, जो कि अब मान लीजिए कोई लोअर कास्ट बोलता है कि उसके अपर कास्ट में ऐसा करने को होना चाहिए, तो लोअर कास्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अपर कास्ट को बोला जाए कि आपको अलाउ कर देना चाहिए कि लोअर कास्ट के लोग आपके साथ इंटर कास्ट मैरिज कर सके, तो द अपर कास्ट विल नॉट अग्री टू इट, क्योंकि अगर दे आर प्लेस्ड अबव दे विल वांट टू रिमेन अबव। तो if a caste claims the right to interdine and intermarry with another caste placed above it, it is frozen. Instantly it is told by mischief mongers that there are many Brahmins among such mischief mongers that it will have to concede interdining and intermarriage with castes below it. कि अगर आपको बट मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको अपने अबव, अपने ऊपर की कास्ट के साथ इफ टू डाइन एंड यू कैन मैरी, तो आपको अपने लोअर कास्ट के साथ भी मिंगल होना पड़ेगा, आपको भी अपनी तरफ से अलाउ करना पड़ेगा। कोई भी कास्ट अपनी अपर कास्ट के साथ तो मिंगल होने के लिए अलाउ कर सकती है, लेकिन अपने से लोअर कास्ट के साथ मिंगल होने के लिए नहीं एग्री करेगी। तो जितने भी कास्ट के स्लेव्स और सभी सारे कास्ट सिस्टम के स्लेव्स हैं, और सारे सेल्स जो है वो स्टेटस में इक्वल नहीं है। ओके, अब कार्ल मार्क्स ने जैसे कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बारे में कहा था, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, कि स्लेवरी को हटाने के लिए सिर्फ क्या हटाना पड़ेगा, आपकी चेन्स के आपके पास कुछ है ही नहीं टू लूज करने के लिए अगर आप स्लेवरी को हटा देंगे। बट द आर्टफुल वे इन विच द सोशल एंड रिलीजियस राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट कास्टेस, सम हैव मोर सम हैव लेस, मेक दिस स्लोगन ऑफ कार्ल मार्क्स क्वाइट यूजलेस। क्योंकि मान लीजिए अगर हम
कहते भी हैं कि कास्ट सिस्टम हटा दिया जाए, तो इतनी प्रॉपरली, इतनी केयरफुली, डेलिबरेटली, सिस्टमैटिकली राइट्स को, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है अमंग डिफरेंट ग्राड्स अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएट, अकॉर्डिंग टू देयर स्केल, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, कि कोई यूनिटी नहीं आ पाती उसके अगेंस्ट। एंड कोई भी कास्ट ये नहीं चाहेगी कि उससे लोअर कास्ट को उतनी ही पावर, उतनी ही राइट्स मिल सके जितनी उसके पास है। ऑफकोर्स कास्ट के कारण ये जो ग्रेडेशन हुआ है, जो नंबरिंग हुई है, अपर लोअर हो जो हुआ है, वो जेलस होंगे अपने स्टेटस के लिए। दे वर नॉट लाइक कि उनसे लोअर कास्ट उनके ही जितने राइट्स ले। तो इसी वजह से हिंदूज़ का एक जनरल मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता है, इसलिए कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई भी अटैक किसी तरीके से नहीं हो सकता। अब चलिए हमने दो रीज़न तो देख लिए, ब्राह्मण्स और द ग्रेड सिस्टम या स्केल सिस्टम या सोशल एंड रिलीजियस स्टेटस जो है। अब क्या हम रीज़न के थ्रू नहीं कह सकते उनको, रैशनली, रीजनेबली नहीं समझा सकते, लॉजिकली नहीं समझा सकते हिंदूज़ को कि कास्ट सिस्टम हाउ दिस इज़, कैसे ये कितना गलत है, कितना हमारी कंट्री को, डेवलपमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है। उससे क्या क्वेश्चन आता है कि क्या एक हिंदू, उसके पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपने रीज़न को फॉलो करे, अपने खुद के माइंड को फॉलो करे। मनु ने 3 सेक्शंस लेकर है जिसमें कि हर हिंदू को फॉलो करना चाहिए। वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः। इसका मतलब यहाँ पे रीज़न नहीं हो सकता। एक हिंदू को 3 चीज़ें क्या फॉलो करना है, वेद, स्मृति और सदाचार। उसको वेदास को फॉलो करना है कि जो भी वेदास में लिखा है, जो भी स्मृतिज में लिखा है, उसको फॉलो करना है। और अब मान लेते हैं कि अगर इन द फर्स्ट प्लेस हाउ आर द टेक्स्ट ऑफ द वेदास एंड स्मृतिज टू बी इंटरप्रेटेड। अगर मान लीजिए कि वेदा और स्मृति की टेक्स्ट में कोई मान लीजिए कन्फ्यूजन आ जाता है, कोई डाउट आ जाता है, तो उसके लिए मनुस्मृति क्या कहता है कि रैशनलिज्म एज अ कैनन ऑफ इंटरप्रेटिंग द वेदास एंड स्मृतिज इज एब्सोल्युटली कंडेम। कि हमें वेदास और स्मृतिज को रैशनली, अपने दिमाग, लॉजिकली नहीं उसको इंटरप्रेट करना है। उस तरीके से वेदास और स्मृतिज को इंटरप्रेट करना मतलब पूरे रिलीजन क्या कैसे ना, मतलब आप नास्तिक हो गए, आप अथीस्ट हो गए, आप रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हो, और उसकी पनिशमेंट होगी एक्सकम्युनिकेशन, कि आपको पूरी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जहाँ पर ये मैटर आता है, जब वेदास या स्मृति की बात आती है, तो एक हिंदू रैशनल थिंकिंग का यूज़ नहीं कर सकता उनको इंटरप्रेट करने के लिए। और जब वेदास और स्मृतिज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी भी पोजिशन को लेके, तो सोल्यूशन रीज़न नहीं होता है। ठीक है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है दो श्रुतिज के बीच में, दोनों की इक्वल अथॉरिटी मानी गई है कि दोनों ही अथॉरिटी में इक्वल है, दोनों में से किसी को भी फॉलो करा जा सकता है। तो ये फॉलो ही नहीं, ये देखा ही नहीं जाता कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रीजनेबल है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। और ये मनुस्मृति ने क्लियर करा है कि जब इसके अकॉर्डिंग जब कोई कॉन्फ्लिक्ट है श्रुति और स्मृति के बीच में, श्रुति को ही प्रिवेल करना है, श्रुति को ही फॉलो करना है, और इसमें से कोई अटैम्प्ट नहीं करना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रीजनेबल है। और मनु ने एक और चीज़ श्लोका में लिखी है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट है दो स्मृतिज के बीच में, तो मनुस्मृति को फॉलो करना है। और इसमें भी कोई अटेम्प्ट नहीं करना है कि कौन सा ज़्यादा रीजनेबल है, कौन सा नहीं, हमें ये सब पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति ने क्या रूलिंग दी है कि कोई भी मैटर जिसमें श्रुति एंड स्मृति ने एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी है, अ हिंदू इज़ नॉट फ्री टू यूज़ हिज रीजनिंग फैकल्टी। मतलब बेसिकली चाहे वो वेदास हो, चाहे वो स्मृति हो, कोई भी टेक्स्ट हो, रिलीजियस टेक्स्ट हो, उसने यही बोला है कि आपको अपना दिमाग, अपना रीज़न यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर वो कितने एग्जाम्पल देते हैं, वो मनुस्मृति की एग्जाम्पल देते हैं, वो बृहस्पति की एग्जाम्पल देता है, वो महाभारत का एग्जाम्पल देता है, हर जगह यही दे रहा है कि जो टेक्स्ट है आपको उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपना रीज़न, अपना दिमाग का यूज़ नहीं करना है। कास्ट और वर्णास ऐसे मैटर है जिसको सिर्फ वेदास और स्मृति ही डील कर सकते हैं, और इसी वजह से अपील टू रीज़न भी हिंदूज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उनको कोई रीजनेबल ऑल्टरनेटिव देना है, उनको इस चीज़ के साथ अवेयर करवाना कि व्हाट दिस कास्ट सिस्टम इज डूइंग इज सो रॉन्ग, या कितना एंटी सोशल है, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जब तक कास्ट सिस्टम और वर्णा की बात हो रही है, सिर्फ शास्त्रास ही नहीं, हर एवरी जितने भी टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, वो सभी बोलते हैं कि इसमें आपको रीजन का यूज़ ही नहीं करना है। तो नॉट ओनली द शास्त्रास डू नॉट परमिट द हिंदू टू यूज हिज रीजन इन द डिसीजन, बट दे हैव टेकन केयर टू सी दैट नो ओकेजन इज लेफ्ट टू एग्जामिन इन अ रैशनल वे द फाउंडेशंस ऑफ हिज बिलीफ, कि कहीं पर भी वो अपने रीजन और रैशनैलिटी का यूज़ नहीं कर पाए। तो ये एक सोर्स होना चाहिए ऑफ साइलेंट अम्यूजमेंट टू मेनी अ नॉन हिंदू, टू फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज ब्रेकिंग कास्ट ऑन सर्टन ओकेजन सच एज रेलवे जर्नी, फॉरेन ट्रैवल, एंड एंडेवरिंग टू मेंटेन कास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। व्हाट अम्बेडकर बेसिकली रिडिक्यूल कर रहा है उनको कि कैसे हिंदूज जब रेलवेज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, जब फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तब उनके लिए कास्ट कुछ नहीं है, लेकिन जब वापस अपने घर पे आ गए तो कास्ट इज़ एवरीथिंग फॉर देम। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि मैन की इज फेटर ऑन द रीजनिंग फैकल्टीज ऑफ द हिंदू। एक्सप्लेनेशन का मैन्स लाइफ इज जनरली हैबिचुअल एंड अनरिफ्लेक्टिव. Reflective thought, in the sense of active, persistent and careful consideration of any belief, is supposed form or knowledge in the light of the grounds that support it, and further conclusions to which it tends, is quite rare and arises only in a situation which presents a dilemma, a crisis. कि reflective thought जब हम एक्चुअली सोचते हैं, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, सिर्फ कब आता है जब एक डिलेमा होता है, जब एक क्राइसिस आती है। रेलवे जर्नी
or foreign travels are really occasions of crisis in the life of a Hindu, and it is natural to expect a Hindu to ask himself why he should maintain caste at all if he cannot maintain it at all times. रेलवे जर्नीज में जब वो ट्रैवल करते हैं, क्राइसिस वाली सिचुएशन है कि जिस लोअर कास्ट के साथ वो बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, जिसे टच नहीं कर सकता, उसी के साथ उसे एक ही ट्रेन की सीट में बैठ के ट्रेन की सीट को शेयर करना है, उससे आर्म टू आर्म मिला के बैठना है, उसके साथ उसका आर्म टच हो रहा है। तो ये हिंदुओं के ऊपर ही क्राइसिस वाला क्वेश्चन आता है कि जब वो एक समय पर भी इस क्राइसिस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो फिर वो हमेशा उसको क्यों मेंटेन रखें? The reason for this astonishing conduct is to be found in the rule of the Shastras, which directs him to maintain caste as far as possible and to undergo prayashchit when he cannot. तो अब शास्त्रास ने इसको भी कैसे डील करा है कि अगर आप हमेशा इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, जब नहीं कर पा रहे हो उसका प्रायश्चित करो, और जब कर पा रहे हो तब तो आपको कास्ट सिस्टम को फॉलो करना ही है। ओके, तो by this theory of prayashchit, the Shastras, by following a spirit of compromise, have given caste a perpetual lease of life. ये शास्त्रास ने उनको क्या बताया, आपको इतना रिजिड नहीं होना है कास्ट सिस्टम को लेकर, कभी कभी ऐसे मौके चांस अगर आएंगे जब आप कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज, यू कैन एडजस्ट, आप बाद में अगर उसका प्रायश्चित कर लोगे तो वो हो जाएगा ठीक। तो इससे कास्ट सिस्टम में एक बेंड आ गया, एक थोड़ा सा रिलीज आ गया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हिंदुओं को कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना पड़े तो वो उसे ब्रेक कर सकता है अगर वो उसका प्रायश्चित कर ले तो कास्ट सिस्टम आपकी मेंटेन रहेगी। बहुत सारे हैं जिन्होंने काम किया है कि कास्ट सिस्टम को हटा दिया जाए, अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, उसमें से रामानुजा, कबीर, ये कुछ जिनको अम्बेडकर नेम करते हैं कि बहुत प्रोमिनेंटली स्टैंड करते हैं। कैन यू अपील टू द एक्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड एक्सहॉर्ट द हिंदूज टू फॉलो देम? ये सच है कि मनु ने सदाचार को भी इंक्लूड किया है श्रुति और स्मृति में, और सदाचार जो है उसको शास्त्रास में काफ़ी ऊंची जगह दी गई है, मतलब उसको और हायर पेडिस्टल पे प्लेस किया गया। और इसके अकॉर्डिंग सदाचार कब होगा, ये धर्म या अधर्म, यानी कि आप जब शास्त्रास के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सदाचार, नहीं चल रहे हो तो सदाचार नहीं होगा। सदाचार का मतलब क्या है? अगर कोई सदाचार को अपोज करेगा मतलब कि वो सही को, अच्छे कामों को अपोज करेगा, एक्ट्स ऑफ गुड एंड राइटियस मैन ही जो है वो सदाचार को फॉलो करेंगे। इफ एनी वे टू सपोज दैट सदाचार, सो सदाचार का मतलब सही या अच्छे काम नहीं है। सदाचार का मतलब डजंट मीन गुड एक्ट्स या एक्ट्स ऑफ गुड मैन, इसका मतलब है एंशियंट आई एम सॉरी, जस्ट फॉरगेट फॉर अ मोमेंट जो पिछले 2-4 मिनट मैंने बोला कि सदाचार का मतलब इज़ नॉट समथिंग गुड एक्ट या सही एक्ट, नो। सदाचार का मतलब एंशियंट कस्टम, गुड या बैड, जो हमेशा से चला आ रहा है वो है सदाचार, आपको उसी को फॉलो करना है। तो to warn people against the view that sadachar means good act or acts of good man, fearing that people might understand it that way and follow the acts of good man, the Smritis have commanded the Hindus in unmistakable terms not to follow even gods in their good deeds if they are contrary to Shruti. तो सदाचार भी क्या बोला है, एंशियंट गुड क्या है? एंशियंट गुड इज श्रुति, और श्रुति को ही फॉलो करना है। कि अगर भगवान भी कहीं जगह पर श्रुति को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको उसको भी फॉलो नहीं करना है। The Smritis have commanded that not to follow even gods in their good deeds, अगर वो श्रुति के अगेंस्ट है, स्मृति के अगेंस्ट है, सदाचार के अगेंस्ट है। This may sound to be most extraordinary, most perverse, but फैक्ट क्या है कि आपको भगवान को भी फॉलो नहीं करना है। मतलब इतनी एक्सट्रीम चले गए हैं जो टेक्स्ट है वो ये बोलने में कि रीज़न तो दूर की बात है, भगवान भी आज आपको भगवान को भी डिसोबे करना है अगर वो सदाचार, श्रुति या स्मृति को फॉलो नहीं कर रहे तो। रीज़न और मोर्टैलिटी जो है वो दो बहुत पावरफुल वेपन्स है एक रिफॉर्मर के लिए। टू डिप्राइव हिम ऑफ द यूज ऑफ दीज वेपन्स इज टू डिसेबल हिम फॉर एक्शन। एक रिफॉर्मर जो है वो रिफॉर्म किस बेसिस पे लाता है? पहला रीज़न के बेसिस पे, दूसरा मोरालिटी के बेसिस पे, नॉट मोर्टैलिटी, मोरालिटी के बेसिस पे। और अगर एक हिंदू रीज़न और मोरालिटी को ही फॉलो नहीं कर पा रहा है तो कोई रिफॉर्मर रिफॉर्म कैसे लाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम कास्ट को कैसे ब्रेक करेंगे अगर लोग रीजनेबल नहीं होंगे, अगर वो मोरालिटी को नहीं देखेंगे? कास्ट के आसपास इतनी थिक वॉल, ऐसा अम्बेडकर कहते बिल्ड है कि उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, और जिस मटेरियल से वो है वो ऐसा मटेरियल है कि मोरालिटी हो, रीज़न हो, कोई भी चीज़ उसको तोड़ नहीं सकती। और इस फैक्ट को ऐड करने के लिए इन वॉल्स के अंदर ब्राह्मण्स की पूरी आर्मी है, मतलब अच्छी खासी मोटी वॉल्स हैं जो श्रुति, स्मृति, टेक्स्ट वगैरह ने खड़ी की। उसके अंदर फिर ब्राह्मण्स खड़े हैं कास्ट सिस्टम को डिफेंड करने के लिए, जो कि ब्राह्मण जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है, जो कि नेचुरल लीडर्स है हिंदूज़ के, जो वहाँ पे एज मर्सनरी सोल्जर्स नहीं, पर वो सिर्फ क्यों फाइट कर रहे हैं कि वो कास्ट सिस्टम को तोड़ ना सके, बस अपने आप को, अपने घर को बचाए रखने के लिए। आई थिंक दैट ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट अमंग्स द हिंदूज इज वेल नाई इम्पॉसिबल, और किसी भी रेट में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा इस ब्रीच को बनाने के लिए, थोड़ा सा भी इस स्टेप को आगे करने के लिए। लेकिन चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे वो जल्दी हो सके, चाहे वो धीरे हो सके, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम कोई रिफॉर्म, कोई चेंज लाना चाहे तो हमें then you have got to apply the dynamite to the Vedas and the Shastras, कि अगर ये चेंज लाना है तो मतलब हमें पूरी वेदास और शास्त्रास की अथॉरिटी को ही ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि
इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. हमें पूरे रिलीजन को ख़त्म करना पड़ेगा, श्रुति स्मृति को ख़त्म करना पड़ेगा. बिना उसके ये चेंज, ये रिफॉर्मेशन नहीं आ सकता. अब कई लोग ये शायद ना समझ पाए कि जब वो अम्बेडकर बोल रहे हैं रिलीजन को ख़त्म करना पड़ेगा, तो रिलीजन ख़त्म करने से क्या मतलब है. सो रिलीजन ख़त्म करना मतलब, आई डू नॉट नो वेदर यू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. एक डिफरेंस होता है प्रिंसिपल्स में और रूल्स में, और ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है. अम्बेडकर कहते हैं रूल्स क्या है, प्रैक्टिकल होते हैं. रूल्स मतलब कि जैसे चलते आ रहा है, हैबिचुअल वेज, ठीक है, थिंग्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन. लेकिन प्रिंसिपल्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे होना चाहिए, ठीक है. रूल्स सीक टू टेल एन एजेंट जस्ट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू परस्यू. प्रिंसिपल्स हमें कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताते. रूल्स बताते हैं कि क्या करना है आपको किसी सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल, एक रूल होगा दैट you don't have to for example let's say you रूल बोलेगा कि you have to wear a seat belt while driving. प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल वे टेल यू कि आपको सीट बेल्ट लगाना है, लेकिन सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो रूल है. सीट बेल्ट इसलिए लगाना है ताकि आपकी सेफ्टी हो सके. तो रूल्स जो है वो रेसिपीज कुक करने के जैसे, बस आपको बता दिया जाए, आपको उसको फॉलो करना है. लेकिन प्रिंसिपल जो है वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है. और प्रिंसिपल से आपके डिज़ायर्स, आपके पर्पसेस रिलेटेड होते हैं. जो आपका गोल है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो प्रिंसिपल्स बताता है कि हमें किस चीज़ को कंसिडर करना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें सोचने पे मजबूर करता है. तो ये जो डिफरेंस है रूल्स और प्रिंसिपल्स के बीच में, मेक्स द एक्ट्स डन इन परसूट ऑफ देम डिफरेंटली इन क्वालिटी एंड इन कंटेंट. हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो एक्ट करते हैं और रूल्स को फॉलो करके जो एक्ट करते हैं, उन दोनों में एक डिफरेंस होता है. एंड डूइंग वॉट इज सेट टू बी गुड बाय वर्च्यू ऑफ अ रूल एंड डूइंग वॉट इज़ गुड इन द लाइट ऑफ अ प्रिंसिपल, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, आप उस सड़क से गुजर रहे हैं. अब मान लीजिए वो इतना माइनर एक्सीडेंट नहीं है एंड आपको दिखता है कि कुछ लेट्स से कि इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं है. रूल क्या, अगर मान लीजिए एक रूल है, मान लीजिए कोई रूल है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रुक के देखना है, उसकी हेल्प करनी है. मान लीजिए कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता, आप वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपका प्रिंसिपल क्या बोलेगा, आपको रुकना है, आपको हेल्प करना है, और सिर्फ इसलिए हेल्प करना है बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. प्रिंसिपल हो सकता है कि गलत हो, लेकिन एक्ट जो है वो कॉन्शियस है, आप सोच समझ के वो काम कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. हो सकता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस गलत निकले. रूल क्या है, बस मैकेनिकल है. आपको बोला गया है, मतलब जैसे कि वही सीट बेल्ट लगा देने वाली बात. रूल के अकॉर्डिंग सीट बेल्ट आप क्यों लगाओगे, अरे सीट बेल्ट नहीं लगाया तो फाइन लग जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप सीट बेल्ट क्यों लगाओगे, या आप अपने क्यों सजेस्ट करोगे आप सबको सीट बेल्ट लगाने के लिए, अरे नहीं सीट बेल्ट लगाओ वरना चोट लग जाएगी, हम प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे. सो रिलीजियस एक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, बट एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. रिलीजन को सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, रूल्स के ऊपर नहीं. ऐसा नहीं कि लोग बिना सोचे समझे बस उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो एक रूल है और उसके फॉलो ना करने पर पनिशमेंट मिलेगी. और द मोमेंट कि वो रूल्स बनने लग जाता है, वो रिलीजन नहीं रहता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को किल कर देता है और इसलिए वो रिलीजियस रहता ही नहीं है. लोग उसको ब्लाइंडली इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि ऐसा कहा गया है. तो वो रूल नहीं रहता, वो प्रिंसिपल नहीं रहता, वो बस एक रूल बन जाता है. अभी हिंदू रिलीजन क्या है, क्या ये रूल्स है या प्रिंसिपल्स हैं? हिंदू रिलीजन जो है, जो वेदास और स्मृतिज में लिखा हुआ है, ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. सैक्रिफिशियल, सोशल, पॉलिटिकल, सैनिटरी रूल्स और रेगुलेशंस सब मिलजुल हैं. और व्हाट इज कॉल्ड रिलीजन बाय द हिंदूज इज नथिंग बट अ मल्टीट्यूड ऑफ कमांड्स एंड प्रोहिबिशंस. की जो वेदास में, जो श्रुतिज में लिखा गया, वो सिर्फ कमांड्स है. आपको बस ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है, आपको अपना रीजन कहीं यूज़ नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, रिलीजन जो है इस सेंस में, इन सेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, ट्रूली यूनिवर्सल. रिलीजन जो होता है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, वो यूनिवर्सल होता है. सभी रेस, सभी लोगों, सभी कंट्री, एवरी टाइम वो अप्लाई करा जा सकता है. एंड हिंदूज़ में हमें ये प्रिंसिपल्स नहीं मिलते हैं. हिंदू के लिए धर्म मतलब क्या है, वेदास को फॉलो करना, स्मृतिज को फॉलो करना, श्रुतिज को फॉलो करना. और धर्म जो है वो वेदास में इसी तरीके से यूज़ किया है, रिलीजियस ऑर्डिनेंसेस और राइट्स. जामिनी जो है पूर्व मीमांसा में, वो धर्म को क्या बोलते हैं, अ डिजायरेबल गोल और रिजल्ट दैट इज इंडिकेटेड बाय इंजंक्टिव पैसेजेस. यानी जामिनी, पूर्व मीमांसा जो कि बेसिकली उपनिषद के ऊपर बेस्ड है, उसमें भी जामिनी ने क्या बोला है कि धर्म क्या है, वेदास को फॉलो करना, वही आपके लिए धर्म हो गया. तो सीधी लैंग्वेज में अगर इसमें अम्बेडकर कहते हैं कि जो हिंदू जिसको रिलीजन बोलते हैं, वो बेसिकली रिलीजन नहीं है, सिर्फ लॉ है, कानून है जिसे हमें बस फॉलो करना है. और फ्रैंकली आई रिफ्यूज टू कॉल दिस कोड ऑफ ऑर्डिनेंसेस एज रिलीजन, कि वो इसको धर्म बोलते ही नहीं है, क्योंकि धर्म इज समथिंग जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स होता है, हर समय हर किसी पे, किसी भी वक्त, किसी भी जगह एप्लीकेबल होता है. लेकिन ये प्रिंसिपल्स नहीं है. हिंदू तो सिर्फ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसे ब्लाइंडली फॉलो करना है. और सबसे पहले इनकी ईवल क्या है कि ये लोगों को धर्म लगता है पर ये धर्म है नहीं, और इससे लोगों की मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, फ्रीडम ऑफ मॉरल लाइफ ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाती है, स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है. एंड टू रिड्यूस इट टू अ मोर और लेस एंग्शियस एंड सर्वाइल कन्फर्मिटी टू एक्सटर्नली इम्पोज रूल्स, कि बस आपके ऊपर ये बोझ, दबाव जैसे रूल्स आपके ऊपर डाल दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है. और इसके अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है आइडियल्स पे, प्रिंसिपल्स पे,
बस कमांड्स की कन्फर्मिटी कि आपको कमांड्स को फॉलो करना है, आपको जो कमांड जैसा बोला जाए वैसा आपको करना है। लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो इस कोड की है वो ये है कि जो लॉज है वो कल जैसे ही होनी चाहिए। और भी बुरी चीज़ है इसकी, एक बुरी चीज़ तो है कि आपकी मॉरल लाइफ ऑफ फ्रीडम खत्म कर देती है, आइडियल्स खत्म कर देती है, लेकिन और भी बुरी क्या है कि लॉज हमेशा सेम रहेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लॉज चेंज नहीं होंगे। और ये भी है कि वो एक क्लास के लिए सेम नहीं है, एक कास्ट के लिए सेम नहीं है, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक क्लास के सभी जनरेशन्स के लिए वो हमेशा सेम रहेंगे। और इसका ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ये है कि उसको कुछ लोगों ने, जैसे प्रॉफिट्स है, लॉ गिवर्स ने नहीं बनाया है इसको। दे हैव बीन मेड विद द कैरेक्टर ऑफ फाइनलिटी एंड फिक्सिटी। ये फाइनल है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये फिक्स है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। हैप्पीनेस वेराइज विद द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्सन एंड एज वेल एज विद द कंडीशंस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड एपॉक्स। और उसी तरीके से जैसे हैप्पीनेस जो है वो हर पर्सन के लिए हर समय पे अलग होती है, हैप्पीनेस जो है वो सेम नहीं हो सकती हर इंसान के लिए। तो ह्यूमैनिटी जो है वो कैसे एटर्नल लॉज को फॉलो कर सकती है, मतलब इस तरीके से जो हमेशा सेम रहेंगे। लॉज को भी विद सिचुएशन विद कॉन्टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, जो कि हिंदू रिलीजन में नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से अम्बेडकर कह रहे हैं कि इस रिलीजन को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन को बेसिकली हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं रहे। कैसे कुछ हम रिलीजियस काम, धर्म का कुछ काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहली बार में ये धर्म है ही नहीं। ओके, इंडीड आई होल्ड दैट इट इज़ योर बाउंडन ड्यूटी टू टीयर द मास्क। ये इनफैक्ट हमारी ड्यूटी है कि इस लॉ को, जिसका सिर्फ नाम है रिलीजन, इसको हटाना है हमें। हमारे लिए बहुत इसेंशियल स्टेप है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। और एक बार जब हम ये लोगों के दिमाग से हटा देंगे कि हम एक्चुअली रिलीजन को नहीं खत्म कर रहे हैं, हम बेसिकली सिर्फ एक रूल, एक लॉ को खत्म कर रहे हैं जो हमारे ऊपर बस थोप दिया गया, जो बस हमें किसी भी पोजीशन में, किसी भी हालात में फॉलो करना है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। तो जब तक लोग इसको रिलीजन की तरह देखते रहेंगे, वो इस चेंज को नहीं देख पाएंगे। लोगों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये रिलीजन है ही नहीं, जिसको वो रिलीजन समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक लॉ है। और religion is generally speaking not associated with the idea of change. The idea of law is associated with the idea of change. And when people, क्यों religion को लोग नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि generally लोग religion के साथ change को equate नहीं कर सकते, लोग law के साथ करते हैं। लोगों को लगता है कि कानून है, कानून तो बदलना चाहिए, कानून हमेशा सेम नहीं रहेगा, आज से 100 साल पहले जो कानून था वो आज चेंज होगा, लेकिन धर्म हमेशा सेम रहना चाहिए। इसलिए लोगों को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि ये कोई रिलीजन है ही नहीं, इसलिए इसमें चेंज लाना पड़ेगा। कि जब लोगों को पता चलेगा, जब ये रियलाइज़ करेंगे एक्चुअली लोग कि जो जिसको वो रिलीजन बोल रहे हैं वो सिर्फ लॉ है, जो पुराने हो चुके हैं, अब इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, लॉज चेंज करे जा सकते हैं। जब वो रिलीजन ऑफ रूल्स को अम्बेडकर हटाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अम्बेडकर बोले कि कोई रिलीजन होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगेन बर्ग को कोट करते हुए अम्बेडकर कह रहे हैं कि ट्रू रिलीजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। कि जो एक्चुअल ट्रू अच्छा रिलीजन होता है ना, वही सोसाइटी को फॉर्म करता है, वही बेसिस होता है सारे ट्रू सिविल गवर्नमेंट, ऑन विच, जिसमें सारी सिविल गवर्नमेंट बनती है और सैंक्शन करती है। सो मतलब उनकी सैंक्शन और सिविल गवर्नमेंट दोनों ही ट्रू रिलीजन के ऊपर बेस्ड होती है। तो जब वो कहते हैं कि एंशियंट रूल्स को हटाना है, अम्बेडकर कहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि रिलीजन ऑफ रूल्स से हटा के रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स हमें लेकर आना है, जिससे कि ट्रू रिलीजन इस्टेब्लिश कर सके। और वो बोलते हैं कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वट आई रिगार्ड नेसेसरी आइटम्स इन दिस रिलीजियस रिफॉर्म। तो इस रिफॉर्म के लिए वट अम्बेडकर से इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहला, सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए हिंदू रिलीजन की, जो कि सारे हिंदूज़ को एक्सेप्टेबल हो, जो कि रिकग्नाइज्ड बाय ऑल हिंदूज़। दिस ऑफ कोर्स मीन्स दैट ऑल अदर बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, जैसे कि वेदास, शास्त्रास, पुराणास, इनको हटना पड़ेगा। तो एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे सारे हिंदूज़ अग्री करें, and these must, in the Vedas, Shastras, Puranas, must by law cease to be so, and the preaching of any doctrine, religious or social, contained in these books should be penalized. तो एक बुक होनी चाहिए जो कि वेदास, शास्त्रास, पुराणास तीनों को हटा सके और सुप्रीम बुक की तरह प्लेस ले सके। दूसरा, ये बेहतर होगा अगर प्रीस्टहुड को हटा दिया जाए, ये जो पंडित ट्रेडिशन है, पंडिताई ट्रेडिशन है, इसको हटा दिया जाए। तो एटलीस्ट, क्योंकि अब प्रीस्टहुड को नहीं हटा सकते, तो एटलीस्ट ये हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए कि जिसका बेटा बेटा बच्चे होंगे, मतलब जिसके पेरेंट्स होंगे वही पंडित बन सकते हैं। नो, हर पर्सन जो कि एक हिंदू अपने आप को बोलता है, उसको प्रीस्ट बनने का हक होना चाहिए। सो प्रीस्टहुड जो है, प्रीस्टिज्म जो है, वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। ये इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय लॉ कि कोई भी हिंदू तब तक प्रीस्ट ना बने जब तक उसने कोई एग्जामिनेशन ना दी हो, मतलब कि होल्ड्स अ सनद फ्रॉम द स्टेट परमिटिंग हिम टू प्रैक्टिस। तो वो प्रीस्टहुड तभी प्रैक्टिस कर सकता है जब उसने एक स्टेट की एग्जामिनेशन को पास किया हो। जैसे कि व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से कि जैसे आज के समय में अगर आपको एक जज बनना है तो जज के लिए एग्जामिनेशन पास करनी है, डॉक्टर बनना है, मेडिकल प्रैक्टिस करना है, मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। उस तरीके से अगर आपको प्रीस्ट बनना है तो आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रीस्टहुड को प्रैक्टिस कर सकते हो। एक प्रीस्ट जो है वो स्टेट का सर्वेंट होना चाहिए, और अगर वो कभी भी कोई चीज़ फॉलो ना करे, मोरालिटी, बिलीव, वर्शिप की उसमें, तो उसको स्टेट पनिश करेगा।
एंड इन एडिशन टू हिज बीइंग सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कि उसको जैसे बाकी लोग एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसे भी उन्हीं लॉज को फॉलो करना है, वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करेगा। जितने नंबर ऑफ प्रीस्ट है वो लिमिट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जितने चाहे उतने प्रीस्ट बनते जा रहे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रीस्ट होने चाहिए जितने रिक्वायरमेंट है, एज इज डन इन द केस ऑफ ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज में एक क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, एक लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं हर कोई बन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया। तो कई लोगों को हो सकता है लगे कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, सिर्फ कुछ हो जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर दिस इज़ व्हाट इज़ राइट। तभी वो जो बेस्ट होगा, जो बेटर होगा वही प्रीस्ट बनेगा। हर प्रोफेशन जो है वो इंडिया में रेगुलेटेड है। इंजीनियर्स को प्रोफिशिएंट होना चाहिए, डॉक्टर्स को होना चाहिए, लॉयर्स को होना चाहिए, इसी तरीके जो प्रीस्ट है उनको भी प्रोफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रीस्ट बन गया, उनके पूरे करियर में दे मस्ट नॉट ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, बट दे मस्ट नॉट ओनली ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, बट दे मस्ट ऑल्सो ओबे द स्पेशल कोड ऑफ मॉरल्स प्रिस्क्राइब बाय देयर प्रोफेशंस। कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को सिर्फ स्टेट का, कंट्री का लॉ फॉलो नहीं करना, लेकिन साथ ही साथ जो लॉज उसके प्रोफेशन ने प्रिस्क्राइब किया है उसे वो भी फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स कैन नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट द पेशेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जो उसके प्रोफेशन ने उसके ऊपर लॉ इम्पोज करा, डॉक्टर्स को वो फॉलो करना है। उसी तरीके से प्रीस्ट का भी होना चाहिए। प्रीस्ट की प्रोफेशन जो है वो एक ऐसी एकमात्र प्रोफेशन है जहाँ भी प्रोफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है। तो प्रोफेशन ऑफ द हिंदू प्रीस्ट इज़ द ओनली प्रोफेशन विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी कोड। तो मेंटली मतलब देखा जाए कि व्हाट अम्बेडकर सेंट टू से कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रीस्ट एक बेवकूफ़ इंसान भी हो सकता है। हो सकता है कि फिजिकली प्रीस्ट कोई ऐसी बीमारी से है, कुछ भी तरीके से, मॉरली हो सकता है कि उसकी कोई मॉरल ही नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हिंदुज़म ने अलाउ करा है कि वो प्रीस्ट कैसा भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मतलब हिंदुज़म के अकॉर्डिंग वो फिर भी फिट है, सेरेमनीज करवा सकता है, मंदिर में एंटर कर सकता है, वो बेसिकली जो पवित्र जो होती है उसमें वो एंटर कर सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग, क्यों? क्योंकि हिंदुज़म में क्या, बस आप एक प्रीस्ट फैमिली में बॉर्न हो गए तो आप प्रीस्ट बन सकते हो, चाहे आपके साथ कुछ भी गलत है, कुछ भी हो, आप कितने भी बुरे इंसान हो, आप कितने भी गलत काम कर रहे हो, डजंट मैटर टू द हिंदू, आप एक प्रीस्ट के बच्चे हो, आप प्रीस्ट बन सकते हो। तो हिंदुज़म में जो करंट अभी सिस्टम है उसमें वो कोई ड्यूटी रिकग्नाइज नहीं करते प्रीस्ट की, वो सिर्फ राइट्स और प्रिविलेजेस जानते हैं कि आप प्रीस्ट के बच्चे हो, आपके पास सारे राइट्स हैं, आप प्रीस्ट बन सकते हो, आप मंदिर में घुस सकते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो, स्पेशल तरीके से भगवान को टच कर सकते हो, एवरीथिंग। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हटाना पड़ेगा। प्रीस्टली क्लास को कुछ कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस प्लेस करने पड़ेंगे उन्हें, इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग मिस्चिफ एंड फ्रॉम मिसजजिंग पीपल। इस सबसे प्रीस्ट जो है वो गलत काम नहीं करेगा, ये उनको डेमोक्रेटाइज कर देगा, वो सही काम करेंगे। इट विल सर्टनली हेल्प टू किल ब्राह्मणिज्म एंड विल ऑल्सो हेल्प टू किल कास्ट, जो कि सिर्फ ब्राह्मणिज्म बना के रखते हैं। कास्ट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स की बनाई हुई और मेंटेन करी हुई चीज़ है। ब्राह्मणिज्म एक पॉइजन है जिसने हिंदू धर्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और हिंदुज़म को सिर्फ तभी बचाया जा सकता है अगर ब्राह्मणिज्म को मार दिया जाए। तो कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए इस रिफॉर्म का, हर इंसान, हर ग्रुप को इसको अग्री एंड वेलकम करना चाहिए, चाहे वो आर्य समाज के लोग हों, क्योंकि ये सिर्फ उनके गुण, उनके कर्मों के ऊपर बेस्ड एक रिफॉर्म है कि और कुछ नहीं देख रहा है, सिर्फ उनके गुण, उनकी क्वालिटीज़, उनके एक्शंस को बेस करते हुए एक्शन है। तो चाहे हम करें या चाहे हम ना करें, हमें रिलीजन का एक नया बेसिस देना पड़ेगा, एक बेसिस जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन शॉर्ट डेमोक्रेसी के साथ अग्री करती हो, डेमोक्रेसी के साथ चलती हो। और इसमें अम्बेडकर कह रहे हैं कि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बताया गया है कि ऐसे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए एज विल बी इन कंसोनेंस विद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ज़रूरी नहीं है कि यू टू बोरो फ्रॉम फॉरेन सक्सेस एंड यू कुड ड्रॉ फॉर सच पीपल्स। और उनसे उपनिषद की अम्बेडकर की ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाहर जगहों से कहीं और से आपको इन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करना है, उपनिषद में भी इन सब चीज़ों की बात करी गई है। चाहे हम ऐसा कर सके, वेदर यू कुड डू सो विदाउट अ कंप्लीट रिमोल्डिंग, अ कंसिडरेबल स्क्रैपिंग एंड चिपिंग ऑफ इज मोर देन आई कैन से। सो इसका मतलब कि कंप्लीट चेंज इन द फंडामेंटल नोशंस ऑफ लाइफ, इन द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इन द आउटलुक एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स मैन एंड थिंग, इन सभी चीज़ों में एक कंप्लीट चेंज लाना पड़ेगा, कन्वर्जन लाना पड़ेगा। लेकिन ऑफकोर्स कन्वर्जन के साथ कोई भी हिंदू अग्री नहीं करेगा, लेकिन उसके अम्बेडकर कहेंगे कि एक नया लाइफ, नई एवरीथिंग न्यू, न्यू लाइफ जो है वो एक ऐसे बॉडी में एंटर नहीं कर सकती जो कि डेड है। मतलब अगर आपको पूरा रिफॉर्म लाना है, नए लाइफ में एंटर करना है, तो आपको स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा, उस ओल्ड सिस्टम को, उस ओल्ड स्ट्रक्चर को हटाना पड़ेगा, ओल्ड को ख़त्म होना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्रास की अथॉरिटी को हटाना पड़ेगा, जो कि ओल्ड बॉडी है, तभी हम न्यू लाइफ में एंटर कर पाएंगे, न्यू बॉडी में एंटर कर पाएंगे, और तभी हमें रिलीजन ऑफ शास्त्रास भी हटाना पड़ेगा। नाउ ऑफ कोर्स ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज कंक्लूजन। सो लेकिन एक लास्ट एड्रेस what Ambedkar is trying to give to the Hindu audience is on a subject vitally concerning the Hindus. तो वो कहना चाहेंगे about कुछ ऐसे questions जो हिंदुज़म में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिंदूज़ को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये सफिशिएंट होगा कि नहीं टू टेक द प्लासिड व्यू ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट देयर इज नथिंग टू बी सेड अबाउट द बिलीव्स, हैबिट्स, मॉरल्स एंड आउटलुक्स ऑन लाइफ व्हिच ऑब्टेन अमंग द डिफरेंट पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट दे कैन ऑफन डिफर और वेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट
what kind of morality, beliefs, habits, and outlooks have worked best and have enabled those who possess them to flourish, to go strong, to people the earth, and to have dominion over it. तो जैसे कि प्रोफेसर कावन ने ऑब्जर्व किया है, मोरालिटी और रिलीजन जो है वो अगर हमें ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन की तरह देखें ऑफ मॉरल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, एंड इसको हमें देखना पड़ेगा एज फैक्टर्स इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एज ट्रूली एज आर वेपन्स फॉर ऑफेंस, डिफेंस, टीथ, क्लॉज, हॉर्न एंड हूव्स, फर्स एंड फेदर्स. तो जैसे कि हमारे डिफेंस के लिए जो वेपन्स है ना, हमारे नाखून, हमारे दांत, हमारे पंख, क्लॉज वगैरह, एवरीथिंग, फर, फेदर, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करती है. उसी तरीके से रिलीजन को भी करना चाहिए मोरालिटी को प्रोटेक्ट. जो सोशल ग्रुप, कम्युनिटी, ट्राइब या नेशन है जो कि मोरालिटी की स्कीम को डेवलप करती है और विद इन विच दो सोशल एक्ट्स विच वीकन इट एंड अनफिट इट फॉर सर्वाइवल हैबिचुअली क्रिएट द सेंटिमेंट ऑफ अप्रूवल, while those which would strengthen and enable it to be expanded habitually create the sentiment of disapproval will eventually be eliminated. हमें इसको पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा और इसको वो एलिमिनेट होगा तो उसके हैबिट्स है अप्रूवल के या डिसअप्रूवल के. रिलीजन और मोरालिटी के लिए ऑफकोर्स कॉन्सिक्वेंसेज है अप्रूवल और डिसअप्रूवल की हैबिट्स जो कि उसको प्रोग्रेस नहीं करने देती है, जो उसको बांध के रखती है एंड मोरालिटी एंड रिलीजन देयरफॉर आर नॉट मेयर मैटर्स ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो मोरालिटी एंड रिलीजन सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं जो हमारी पसंद नापसंद के ऊपर बेस्ड है. हम भले इसको डिसलाइक कर सकते हैं चाहे मोरालिटी को कितना भी, लेकिन अगर वो पूरी यूनिवर्सली प्रैक्टिस करी जा रही है नेशन में, वुड मेक दैट नेशन द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन द फेस ऑफ अर्थ. चाहे उसको ना पसंद करें, लेकिन अगर पूरा नेशन उसको प्रॉपरली ऑन प्रिंसिपल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो नेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा. एंड इन स्पाइट ऑफ योर डिसलाइक सच नेशन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. भले ही हम उस मोरालिटी को ना पसंद करें, उस मॉरल रूल को ना पसंद करेंगे, नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा. You may like exceedingly a scheme of morality and an ideal of justice which if universally practiced within a nation would make it unable to hold its own in the struggle with other nations. Yet in spite of your admiration, this nation will eventually disappear. तो चाहे हम एक इमोरल चीज़ को कितना ही लाइक करें, वो नेशन को वीक कर देगा. हिंदूज को इसलिए एग्जामिन करना पड़ेगा उनकी रिलीजन को, उनकी मोरालिटी को इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल वैल्यू. कि उनको अगर सर्वाइव करना है, उनको स्ट्रेंथन होना है, तो उन्हें रिलीजन और मोरालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. दूसरा, हिंदूज को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो अपने पूरे सोशल हेरिटेज को कंजर्व करे या फिर select what is helpful and transmit to future generation, only that much and no more. तो हिंदूज के ऊपर चॉइस है कि वो अपने पुराने को कंजर्व करके रखे या आगे आने के लिए फ्यूचर के लिए वर्क करे, चेंज नहीं कराए. अगेन अम्बेडकर जॉन ड्यूई को कोट करते हुए कहते हैं, एवरी सोसाइटी गेट्स इनकम्फर्ड विद व्हाट इज ट्रिवियल विद डेड वुड फ्रॉम द पास्ट. वैसे सोसाइटी में होता है कि उनका पुराना पिछला जो खत्म हो चुका है उसके साथ वो चीज़ें रहती है जो कि आज के टाइम में पूरी तरीके से गलत है, पर्वर्स है. तो जैसे एक सोसाइटी ज़्यादा एनलाइटन होती जाती है, वो ये रियलाइज़ करती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो पुराने ट्रेडिशन को कंजर्व करके रखे, बट ओनली सच एज मेकअप फॉर अ बेटर फ्यूचर सोसाइटी. तो जैसे जैसे सोसाइटी एनलाइटन होती है वो ये रियलाइज़ करती है कि उसका काम क्या है, पुराने को प्रिजर्व करके रखना काम नहीं है, लेकिन फ्यूचर को बेटर बनाना है. बर्क जो है वो भी विथ विच ही अपोज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज एम्बॉडीड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कंपेल्ड टू एडमिट. बर्क ने चेंज को के साथ डिसएग्री किया था. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चेंज लेकर आए थे रेवोल्यूशनरीज, उसके साथ डिसएग्री किया था. लेकिन बर्क भी ये कह रहे थे कि जब तक एक स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज नहीं आता तब तक वो कंजर्व भी नहीं हो पाएगा. कंजर्वेशन के लिए भी चेंज आना जरूरी है. विदाउट सच मीन्स इट माइट इवन रिस्क द लॉस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इट विश द मोस्ट रिलीजियसली टू प्रिजर्व. कि अगर वो थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं ला पा रहे हैं ना तो वो कंजर्वेशन भी नहीं कर पाएंगे. कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, टाइम्स के साथ चेंज होना पड़ता है, तभी आप पुराने को भी प्रिजर्व कर पाओगे. अगर उसमें थोड़ा भी चेंज, अगर वो ज़्यादा रिजिड रहेगा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा. बर्क सेट ऑफ अ स्टेट अप्लाइज इक्वली टू अ सोसाइटी. जो बर्क एक स्टेट, एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस सिमिलरली सोसाइटी पर भी अप्लाई करता है. थर्ड चीज़ जो अम्बेडकर एड्रेस करना चाहते हैं, जो हिंदूज के बहुत क्लोज है, वो है कि दे मस्ट कंसिडर वेदर दे मस्ट नॉट सीज टू वर्शिप द पास्ट एज सप्लाइंग इट्स आइडियल्स. द बेनिफिट इफेक्ट ऑफ दिस वर्शिप ऑफ द पास्ट आर बेस्ट समड बाय प्रोफेसर ड्यूई. तो ड्यूई कहते हैं एन इंडिविजुअल कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंट. ये कहते हैं कि एक पर्सन जैसे प्रेजेंट में रह सकता है, और प्रेजेंट इज नॉट जस्ट समथिंग विच कम्स आफ्टर द पास्ट, मच लेस समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय. प्रेजेंट जो है उसको पास्ट प्रोड्यूस करता है. इट इज़ वॉट लाइफ इज इन लीविंग द पास्ट बिहाइंड इट. तो अगर हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें कुछ पार्ट्स ऑफ पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट से निकल कर ही प्रेजेंट आया है. तो पास्ट प्रोडक्ट्स की स्टडी जो है वो हमें प्रेजेंट ज़्यादा समझने में हेल्प नहीं करेगी. पास्ट की नॉलेज, उसके हेरिटेज की नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमें प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. और द मिस्टेक ऑफ मेकिंग द रिकॉर्ड्स एंड रिमेन्स ऑफ द पास्ट, आई मीन मटीरियल ऑफ एजुकेशन, कि अगर हम जब पास्ट की स्टडी को हमारे एजुकेशन का फोकस और एम्फेसिस बना देंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ पास्ट को कॉपी करते रहेंगे, प्रेजेंट को बेटर नहीं कर पाएंगे. तो प्रिंसिपल क्या है कि हमें प्रेजेंट में बढ़ना है, वी हैव टू लिव एंड ग्रो. Such a principle is inimical to progress and is an hindrance to a strong and steady current of life. अगर हम पास्ट को कॉपी करते रहेंगे, पास्ट को फॉलो करते रहेंगे तो हम प्रेजेंट में ग्रो और अचीव नहीं कर पाएंगे.
फोर्थ चीज़ वो बोलते हैं हिंदूज मस्ट कंसिडर वेदर द टाइम हैज़ नॉट कम फॉर देम टू रिकग्नाइज दैट देयर इज नथिंग फिक्स, नथिंग इटर्नल, नथिंग सनातन। हिंदूज को ये रियलाइज करना पड़ेगा कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई हर चेंज आना चाहिए। चेंज जो है वो लॉ ऑफ लाइफ है, इंडिविजुअल्स को भी चेंज होना पड़ेगा, सोसाइटी को भी चेंज होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रेवोल्यूशन होते रहना पड़ेगा पुराने वैल्यूज़ का। और हिंदूज को ये रियलाइज करना पड़ेगा अगर कोई स्टैंडर्ड्स है टू मेजर द एक्ट्स ऑफ मैन, देयर मस्ट ऑल्सो बी अ रेडीनेस टू रिवाइज दो स्टैंडर्ड्स, कि उन स्टैंडर्ड्स को भी अकॉर्डिंग टू टाइम्स चेंज करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। सो टू कंक्लूड ही इज सेइंग दैट दिस एड्रेस हैज बिकम टू लेंथी। अम्बेडकर हिमसेल्फ इज अग्रीइंग टू द पॉइंट कि बहुत लंबा हो गया एक ही चीज़ के ऊपर। अब ये फॉल्ट इज कंपेंसेटेड टू एनी एक्सटेंट बाय ब्रेथ और डेप्थ इज अ मैटर फॉर यू टू जज। ऑल आई क्लेम इज टू हैव टोल्ड यू कैंडिडली माई व्यूज़, कि अम्बेडकर ने अपने व्यूज़ बता दिए हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये व्यूज़ आर द व्यूज़ ऑफ मैन who has been no tool of power, no flatterer of greatness. They come from one, almost the whole of whose public exertion has been one continuous struggle for liberty. तो ये व्यूज़ हर एक इंसान के हैं जिसने हमेशा लिबर्टी के लिए स्ट्रगल किया है, जो पुअर रहा है, जो ऑप्रेस्ड रहा है, यू नो, whose only reward has been a continuous shower of calumny and abuse from national journals and rational leaders. ये ऐसे एक इंसान था जिसने हमेशा अब्यूज़ देखा है, कंटिन्यूस उसको अब्यूज़ मिला है। तो ऑफ कोर्स ही इज टारगेटिंग, यू नो, गांधी एंड नेहरू एंड Sardar Bhai Patel, everybody, for no other reason except that I refuse to join with them in performing the miracle. I will not say trick of liberating the oppressed with the gold of tyrant and raising the poor with the cash of the rich. All this may not be enough to comment my views. I think they're not likely to alter yours, but whether they do or not, the responsibility is entirely yours. हमें इफेक्ट करना है कास्ट को हटाने के लिए, अप्रूव करने के लिए, अगर अम्बेडकर के तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। ओके, so now this is a very different thing, but yeah, when I'm gone out of your fold, I'll watch your movement, and yours is a national cause. Caste is primarily the breath of the Hindus, but of course Hindus ने पूरी हवा खराब कर दिया, अम्बेडकर says, and सिख मुस्लिम क्रिश्चियन हर किसी को अफेक्ट कर दिया है इससे। so इसलिए हमें इसमें सिख मुस्लिम क्रिश्चियन सभी का सपोर्ट चाहिए अगर हमें इस कास्ट सिस्टम को हटाना है। तो स्वराज इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है इस कास्ट सिस्टम को हटाना, क्योंकि हमें पूरे नेशन के साथ भी लड़ना है, खुद के लोगों के साथ भी लड़ना है, और ये स्वराज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज इंडिपेंडेंस होने का कोई मतलब नहीं है अगर हम उस इंडिपेंडेंस को मेंटेन ना कर पाए तो उसको मेंटेनेंस के लिए हमें इस कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। And then the question of defending Swaraj is a question of defending the Hindus under the Swaraj. In my opinion, only when the Hindu society becomes a casteless society, सिर्फ तभी वो स्ट्रेंथ हमें मिल पाएगी, और ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ के बिना ये स्वराज कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ हमें स्लेवरी, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।